चलिए शुरू किया जाए। शरीर में आत्मा का क्या महत्व होता है? वही जो कंप्यूटर में सीपीयू का होता है, ऐसे समझें। ये आपके फोन में जो चिप का या मदरबोर्ड का होता है, कुछ कुछ वैसा। ये कहते हैं सेना में MES की जिम्मेदारी केवल सड़क, इमारतों का निर्माण व रख रखाव, पानी व बिजली की व्यवस्था करना है। राशन और FOL की जिम्मेदारी ASC आर्मी सप्लाई कॉर्प्स की है, और आर्म फोर्सेस व्हीकल्स की जिम्मेदारी EMS कॉर्प्स की है। हाँ, तो वो व्यक्ति शायद EMS कॉर्प्स में रहा हो, मुझे एग्जैक्टली नहीं पता। और ये कह रहे हैं इसके अलावा DRDO के साइंटिस्ट और इंजीनियर की अनुशंसा पर भारत सरकार गुणवत्ता की जांच करती है। ये कह रहे हैं कि आपने जो MES के बारे में बताया वो सूचना गलत है। हो सकता है, क्योंकि ये बात करीब मेरे ख्याल से 2000 ईस्वी के आसपास की बात है, जब मुझे इस व्यक्ति से मिलना हुआ। उसके 10-12 साल बाद तो मैंने अखबार में उसका जिक्र पढ़ा, तो हो सकता है कि कोई तथ्य हल्का फुल्का दायमा हो, लेकिन फिर वही बात है ना कि मूल बात पे ध्यान देने के बजाय इस पे ध्यान देना कि MES ये काम नहीं करती है। तो ये मुझे ध्यान है कि वो MES में था और उसने ये कहा था कि हमारे बैचमेट्स को इतना इतना पैसा सामान्यतः आ जाता है। ये प्रश्न अच्छा है। राजनीतिक लोकतंत्र में कार्य संस्कृति एक सत्तावादी शासन से किस प्रकार भिन्न होती है? भाई, लोकतंत्र में क्या होता है? सहमति का शासन है। तो जो पार्लियामेंट है उसमें सहमति रिप्रेजेंट होती है। आप सिंपल सोचो ना, एक सत्तावादी है नॉर्थ कोरिया, ठीक है, वहां के शासन में जनता की सहमति प्रत्यक्ष या परोक्ष किसी भी रूप में ली जाएगी? नहीं ली जाएगी, नहीं ली जाएगी। भारतीय शासन पद्धति में प्रत्यक्ष भले ना हो, परोक्ष रूप से तो है ही। हम सब ने ही वोट देकर सरकार को चुना है, तो सरकार जो फैसला करती है अंततः वो हमारी सहमति से ही हो रहा है फैसला। ये अंतर होता है। दूसरा, सरकार के विरुद्ध हम बोल सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। नॉर्थ कोरिया में कोई सुप्रीम कोर्ट जाके देखे तो सुप्रीम कोर्ट कहाँ जाएगा? इसलिए कोई सुप्रीम कोर्ट नहीं जाएगा, सीधी सी बात है। एक शब्द है विसल ब्लोअर, उसे पुनः समझाइए। इससे ये कैसे कम होगा? इससे ये कैसे कम होगा? देखिए, ये जो लिखा है आपने, ये अपने आप में वही है जो आप तो ये ऐसे होता है भाई, ऐसे भ्रष्ट आचार है, भ्रष्ट आचार नहीं है, भ्रष्टाचार। विसल ब्लोअर प्रोटेक्शन एक्ट से भ्रष्टाचार कैसे कम होगा? सिंपल सा मसला क्या है, देखिए। किसी ऑफिस से मान लीजिए 50 लोग काम करते हैं, ठीक है। वो जब भी काम करेंगे हायरार्की में करेंगे। एक यहाँ बैठा है, उसके नीचे मान लीजिए 3 लोग हैं जो इसको रिपोर्ट करते हैं। इन 3 के नीचे मान लीजिए 4 लोग हैं, और इन 4 के नीचे मान लीजिए कुछ और लोग हैं, ऐसे काम करते हैं। ये उस ऑफिस का हायरार्की स्ट्रक्चर है। भ्रष्टाचार किस लेवल पे होता है? तो किसी लेवल पे भी हो सकता है यहाँ पर हो रहा हो सकता है यहाँ हो रहा हो, यहाँ हो, यहाँ हो। इस व्यक्ति को किसी भी समय पता नहीं चल पाएगा भ्रष्टाचार कहाँ हो रहा है। यानी जैसे भ्रष्टाचार को रोकना है, उसके पास भ्रष्टाचार होने की सूचना नहीं पहुंचेगी तो रोकेगा कैसे? और पहुंचेगी तो बहुत ठोस सूचना नहीं पहुंच पाएगी। और ये भी हो सकता है कि ये 4 लोग खुद को बचाने के लिए इनमें से किसी के बारे में जो भ्रष्ट नहीं है, सूचना इनके बारे में पहुंचा दें कि ये भ्रष्ट है। ऐसा भी होता है। जो सही व्यक्ति हैं उनके खिलाफ शिकायतें कई बार ज्यादा आती हैं, और जो बुरे व्यक्ति हैं जिनका एक संगठित षड्यंत्र चलता है ऑफिस में, उनके खिलाफ शिकायतें नहीं आती हैं, क्योंकि उनका एक सांठगांठ है। परसों एक वीडियो मुझसे मिलने आए हुए थे किसी राज्य से। उन्होंने कहा कि हमारे जिले में 12 ब्लॉक हैं, 12 ब्लॉक में से एक में और एक और ब्लॉक है जो डायरेक्ट वीडियोस बने, उनकी शिकायतें सबसे ज्यादा हैं, और बाकी 10 प्रमोटी हैं, उनमें से किसी की शिकायत नहीं आती है। और इसकी अकेली वजह यह है कि हम दोनों नए ऑफिसर्स हैं और हम करप्शन में इन्वॉल्व नहीं होना चाहते। हम मना करते हैं क्योंकि हमको IAS एग्जाम देना है, हमें इन सब चीजों में ना उलझें। और वो 10 लोग प्रमोटी हैं और उनको जीवन का मूल उद्देश्य ये बन चुका है कि जितना खा सके खा ले। इसलिए मंत्री भी खुश, नेता भी खुश, सरकार भी खुश, सब खुश हैं। कंप्लेंट किसकी आती है, इससे बिल्कुल तय नहीं होता कि कौन व्यक्ति कैसा है। दूसरा क्या है कि जैसे यहाँ सब लोग देख रहे हैं करप्शन हो रहा है, किसी के बोलने की हिम्मत नहीं है। यहाँ किसी को पता लगा, टॉप पे किसी को नहीं पता है, कैसे रुकेगा? तो विसल ब्लोअर प्रोटेक्शन एक्ट का मतलब है कि यदि कोई व्यक्ति देखे कि कुछ गलत हो रहा है और वो विसल ब्लो कर दे, यानी कि पर्दाफाश कर दे, उसकी सुरक्षा करने की जिम्मेदारी सरकार की होनी चाहिए। और विसल ब्लो करने का मतलब ये नहीं कि सीटी पे घूमने शुरू कर देगा। वो एक सिंपल तरीका होता है कि एक पत्र लिख के, ईमेल लिख के, मैसेज करके, एक ऐसा पत्र जो एनोनिमस हो, जिस पर किसी का नाम ना लिखा हो, वो पत्र लिख के अपने बॉस तक किस तरह से पहुंचा दे, जिससे सूचना मिल जाए कि आपके ऑफिस में ये हो रहा है, आपको पता होना चाहिए, खबर होनी चाहिए। तो इससे क्या होता है कि जो करप्शन का प्रोसेस चल रहा होता है, मान लो 15 लोग हैं, एक करप्ट है, शक सब पे जा रहा है, तो बाकी लोग इसलिए कि उन पर शक ना किया जाए, वो खुद चाहेंगे कि जो गलत कर रहा है वो पकड़ा जाए। एक ऐसा मैकेनिज्म जिससे उसी समूह के वे लोग जो ठीक हैं वो गलत व्यक्ति के बारे में घोषणा करवा सकें या सूचना दे सकें, इसको बोलते हैं विसल ब्लोअर प्रोटेक्शन एक्ट। अब आप बताइए, इससे करप्शन कम होगा या नहीं होगा? होगा, क्योंकि एक मैकेनिज्म मिलता है ना, रास्ता मिलता है कि हम क्या कर सकते हैं। कल के टेस्ट में क्या कोई ऐसा सवाल था जो आप नहीं समझ पा रहे थे? कि मैं एक बार प्रश्न पढ़ रहा हूं और जिसमें दिक्कत हो बता दीजिएगा, बाकी तो आसान प्रश्न है। पहला है, जवाबदेही क्या है? यह सिर्फ सार्वजनिक जीवन में महत्व रखती है या व्यक्तिगत जीवन में भी? दोनों पक्षों के उदाहरण देकर अपनी राय प्रस्तुत कीजिए। हमने पर्सनल लाइफ में अकाउंटेबिलिटी पढ़ी नहीं, पर यह सवाल तो आ सकता है। अकाउंटेबिलिटी का सिंपल मतलब है जिस मामले में आपके पास डिस्क्रिप्शन थी, आपने डिस्क्रिप्शन का यूज किया हो, किसी ने पूछा या नहीं पूछा, पर आपकी ये तैयारी की, अगर कोई मुझसे पूछे तो मैं बता सकूं कि मैंने इसका यूज इस तरह से क्यों किया। ये क्या होगी? अकाउंटेबिलिटी इन पर्सनल लाइफ। जैसे आपके पेरेंट्स ने आपको दिल्ली भेजा, या थोड़े और जो छोटे रहे होंगे स्कूल वगैरह में, मान लीजिए हॉस्टल में पढ़ा कोई आप में से, भेजा हॉस्टल,
और पेरेंट्स अक्सर ऐसा करते हैं कि जैसे किसी बच्चे का मासिक खर्च जो भी है उससे कुछ एक्स्ट्रा पैसा उसके अकाउंट में रखते हैं ताकि इमरजेंसी में वो यूज कर सके। तो इमरजेंसी में आप पैसा यूज कर सकें, इस विवेकाधीन शक्ति के साथ आपके अकाउंट में एक्स्ट्रा पैसे जमा करवाना एक तरह से पेरेंट्स ने आपको शक्ति दे दी। लेकिन पेरेंट्स आपसे ये पूछ सकते हैं यानी कि आपने इसे खर्च कहाँ किया, क्यों किया, कैसे किया, पूछ सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में आपकी जिम्मेदारी क्या बनती है कि जब भी आप पैसा यूज करें, बेशक आपको यूज करने का अधिकार मिल गया, लेकिन यूज करते हुए ध्यान रखें कि आपको अपने हर खर्चे की व्याख्या करनी पड़ सकती है जो कि जेन्युइन इंटरप्रिटेशन हो। ठीक है, ऐसा एग्जाम्पल हो सकता है। दूसरा क्या हो सकता है, रिलेशनशिप्स में हो सकता है कि कोई भी ऐसा मामला, जैसे आपके पेरेंट्स ने आपसे कहा कि किसी दूर के रिश्तेदार के साथ बात करनी है, आपको भेजा गया बात करने के लिए, कोई झगड़ा हो गया, कुछ हो गया, और बाद में आपसे पूछा गया कि ऐसा क्यों हुआ, तो आपको समझाना पड़ेगा कि मेरा पक्ष ये था, उनका पक्ष ये था, और जो गलत हुआ उसमें मेरी गलती नहीं थी। अगर ये आपको व्याख्या करनी पड़ती है तो ये अकाउंटेबिलिटी का मामला हुआ। कोई भी ऐसा मामला जब परिवार में या दोस्तों की दुनिया में आपको एक विवेकाधीन शक्ति दी गई हो, जैसे हॉस्टल में आप रहते हैं, अगर हॉस्टल में 1 महीने के लिए मेस इंचार्ज आपको बनाया गया है, हर महीने मेस इंचार्ज चेंज होता रहता है। पिछले 3 महीने से मेस का एवरेज बिल मान लीजिए कि कितना बिल आज आता होगा महीने का, एक आप लोगों का, अगर मेस आप चलाते हैं अपने, तो 3000 के आसपास होगा मेरे ख्याल से, है ना, 3000 के आसपास होगा। तो पिछले 3 महीने से एवरेज मेस बिल 3000 रुपए का आ रहा था। चौथे महीने में आपने मेस संभाली और उस महीने का बिल 4000 रुपए आ गया। तो आपके दोस्तों का ये पूछने का हक बनता है, क्योंकि अब तक पूरी डिस्कशन है। जिसको मेस इंचार्ज बनाते हैं बाकी तीनों लोग या बाकी 4 लोग, उससे महीने भर कुछ नहीं पूछते, एक शब्द भी नहीं पूछते। महीने के अंत में वो बताता है कि इतना बिल आया है, सब लोग अपना हिसाब कर लेते हैं। इस बार भी ऐसा हुआ, महीने के आखिरी दिन आपने बताया कि इस महीने मेस बिल 4000 रुपए का आया है, हर महीने 3000 का आ रहा था। तो उन तीनों या चारों को ये पूछने का हक है या नहीं? हक है पूछने का, और आपको इसका एक ठीक ठाक अकाउंट देना पड़ेगा कि ऐसा क्यों हुआ। आप बता सकते हैं कि इस महीने प्याज की कीमतें बढ़ गई थी, इस महीने ये हुआ था, वो हुआ था। अगर रीजनेबल जस्टिफिकेशन आपके पास तो कोई दिक्कत नहीं है, और नहीं है तो कोई दिक्कत है, फिर आपकी विश्वसनीयता समाप्त हो जाएगी। तो इतनी अपेक्षा मैं आपसे कर रहा हूँ पेपर बनाते हुए कि आप अगर कोई चीज पब्लिक लाइफ में समझाइए तो पर्सनल लाइफ पे अप्लाई कर लें उसे थोड़ा सा। किया ही होगा आप लोगों ने, कैसे एग्जाम्पल दिए इसी तरह के? हाँ, ऐसा कुछ हो सकता है। ठीक ठीक ठीक। दूसरा प्रश्न है, नैतिक शासन क्या है, यह क्यों महत्वपूर्ण है? यदि आपको भारतीय शासन प्रणाली में नैतिक मूल्यों के सुदृढ़ीकरण के लिए कुछ ठोस सुझाव देने के लिए कहा जाए तो आप क्या सुझाना चाहेंगे? ये तो आसान है। प्रभु कुछ तो बोलो, आसान है तो बोलो आसान है। नैतिक शासन क्या है पता है ना? वो डायग्राम बना के बताओगे? कौन सा डायग्राम? नैतिक शासन या नैतिक स्मार्ट और गुड गवर्नेंस, वो वाला। यह क्यों महत्वपूर्ण है? वही सब वेलफेयर पॉलिसीज, इंक्लूसिवनेस, वही सब चीजें। और भारतीय शासन को कैसे हम नैतिक शासन बनाए, तो लिखवाए तो इससे 7 सुझाव। तीसरा, विदेशी सरकारों या निजी संस्थाओं द्वारा गरीब देशों की सरकारों या संस्थाओं को अनुदान या ऋण दिए जाने में कौन सी नैतिक चिंताएं छिपी हैं? आपकी राय में इन नैतिक चिंताओं का समुचित समाधान क्या हो सकता है? क्या चिंताएं हैं? मुख्य चिंता क्या है? संप्रभुता और उससे जुड़ी कुछ और चिंताएं, और इसका समाधान क्या है? जब भी समाधान की बात है तो इसमें आप जो अंतरराष्ट्रीय संगठन है उन सबको ले आइए, जो आईआर में पढ़ेंगे सारे संगठन, उनमें से कुछ का जिक्र करके बात को लिखें। क्या यह नैतिक रूप से जरूरी है कि हम अपने देश की सरकार या सामाजिक बहुमत की हर राय का समर्थन करें? अगर हाँ तो क्यों? अगर नहीं तो कुछ ऐसी संभावित परिस्थितियां बताइए जिनमें आप अपने देश की सरकार या अपने समाज के विरुद्ध असहमति का स्वर बुलंद करना उचित समझेंगे। पहली बात, क्या जरूरी है कि आप सहमत ही रहें? इसमें किस किस को लाएंगे? आपको ध्यान है, एक कंसाइंस का एक टॉपिक था, उसमें लास्की की बुक थी, आज्ञापालन के खतरे, और किसका जिक्र था? महात्मा गांधी का जिक्र आया था 1-2 बार, और किसका था? किसका? हाँ, मार्टिन लूथर किंग जूनियर का जिक्र था। उन सबका जिक्र करेंगे। अब ऐसी परिस्थितियां क्या हो सकती है जब आप देश की सरकार के विरुद्ध खड़े हो जाएंगे? जैसे ऐसी 3-4 कल्पनाएं कीजिए, परीक्षा में ऐसे प्रश्न आएंगे। जैसे अगर मेरे देश की सरकार बिना ठोस कारण के किसी देश के साथ युद्ध की घोषणा कर दे तो मैं सरकार के खिलाफ खड़ा हो जाऊंगा। दूसरा, यदि मेरे देश की सरकार नागरिकों के मूल अधिकार छीनने पर आमादा हो जाए तो मैं उसके खिलाफ खड़ा हो जाऊंगा। ऐसी कुछ। तीसरा, यदि मेरे देश की सरकार समाज के किसी अल्पसंख्यक समुदाय का जीनोसाइड करने लगे। जीनोसाइड क्या होता है? पूरा नरसंहार, जाति संहार बोलते हैं, तो मैं उसके खिलाफ खड़ा हो जाऊंगा। और क्या हो सकता है? मॉब लिंचिंग जैसी चीजों का समर्थन करे तो समाज के मामले में अगर समाज मॉब लिंचिंग की मानसिकता में आ जाए तो मैं समाज का विरोध करूंगा। ठीक बात है ना? तो ऐसे कुल मिला के इथिक्स में क्या होता है कि ऐसे प्रश्नों में 3-4 पॉइंट सोच पा रहे हैं, इसी की परीक्षा है बेसिकली। हाँ, धर्म को लेकर लिखिए। ऐसा थोड़ा ना कि परीक्षक, हाँ, अगर देश की सरकार धर्मनिरपेक्षता के मूल्य का उल्लंघन करे और धार्मिक आधार पर भेदभाव करे तो मैं उसका विरोध करूंगा, कोई बात नहीं, क्या दिक्कत है? लिखिए, अतिवादी बात मत लिखिए, लेकिन जो रीजनेबल बात है आराम से लिखिए। नैतिक चिंता और नैतिक दुविधा में क्या अंतर है? सार्वजनिक और निजी संस्थाओं से जुड़ी कुछ नैतिक चिंताओं का उल्लेख करते हुए उनके समाधान के उपायों पर विचार कीजिए। ये तो हमने किया था, एजिटिस किया था। नैतिक मार्गदर्शन क्या है? यह किसके लिए और क्यों जरूरी है? किसके लिए जरूरी है? प्रशासक के लिए या सबके लिए है? सबके लिए। सिविल सेवक को अपनी निजी और कार्य संबंधी नैतिक दुविधाओं के संदर्भ में कहां से नैतिक मार्गदर्शन लेना चाहिए? निजी वाले में क्या है? वही वैल्यू हायरार्की और वो सब चीजें, कोई काउंसलर हो, फैमिली में कोई सीनियर व्यक्ति हो, सब। और कार्य संबंधी दुविधाओं के लिए संविधान, कानून, है ना, उसके बाद रूल्स रेगुलेशंस, कोड ऑफ कंडक्ट, कोड ऑफ एथिक्स, वो सबसे बात, प्रेसिडेंट, वो सबसे बात। तो मैंने तो कितना बड़े बोले, अंतरात्मा बोल रहे अंतरात्मा। 7वां, अंतरात्मा क्या है? सिविल सेवकों को इसका प्रयोग कब करना चाहिए? क्या आपने सिविल सेवाओं में जाने की दृष्टि से अपनी अंतरात्मा को प्रशिक्षित करने की कोशिश की है? अगर हाँ तो कैसे? अंतरात्मा क्या आपको पता ही है, कब प्रयोग करना चाहिए?
जहां या तो डिस्क्रिप्शन दी गई हो या जहां डिस्क्रिप्शन बन गई हो, ग्रे एरिया की वजह से बन गई हो, है ना। और क्या आपने उसको ट्रेन किया है? अगर कैसे किया है बताइए। ट्रेनिंग का बोले कि तो मैंने संविधान को ठीक से पढ़ा है, मैं कानूनों को ठीक से पढ़ता लिखता हूँ, मैं खुद को ऑब्जेक्टिव बनाता हूँ, न्यूट्रल बनाता हूँ, मैं इंक्लूसिवनेस और उन सब मूल्यों को ध्यान रखता हूँ ताकि मेरी अंतरात्मा ठीक तरीके से निष्कर्ष निकाले। इसके अलावा अकेले में सैर करते हुए खुद से बात कर लेना, डायरी लिखना, ये सब प्रपंच करके मतलब उद्यम, ये सब उद्यम करके मैं कोशिश करता हूँ कि मेरी अंतरात्मा प्रशिक्षित हो जाए और सही निर्णय कर सके। ठीक है, चलिए। आप लोग इतना पत्थर वाले भाव से क्यों सुन रहे हैं बातों को? जब गाना चल रहा था तो सीटियां बजा रहे थे जोर जोर से, पढ़ाई की बात आती क्यों आपको मतलब साफ सुन जाता है भाई? बेसिकली तो इसीलिए आए ना आप लोग। पांच में सुनो फिर। अंतरराष्ट्रीय नीति शास्त्र क्या है? वर्तमान में इसके समक्ष विद्यमान ज्वलंत मुद्दे क्या हैं? आपकी राय में इन मुद्दों के प्रति भारत सरकार की आधारभूत नीति क्या होनी चाहिए? अंतरराष्ट्रीय नीति शास्त्र बताइए आपको। ज्वलंत मुद्दे कौन कौन से? वही जो 7-8 से 5 बताए थे ना, जैसे पर्यावरण है, अंतरराष्ट्रीय स्पेस जो किसी का नहीं है, मतलब वो हाई सीज भी है, अंतरिक्ष भी है, अंटार्कटिका भी है, आतंकवाद है, यानी हिंसा के जितने भी उपाय हैं वो सारे उसमें हैं। फिर आईपीआर या जो ट्रेड इश्यूज हैं इंटरनेशनल, वो उसमें आ जाएंगे। और जो फंडिंग के इश्यूज हैं जिनसे सोवरेनिटी या संप्रभुता का उल्लंघन होता है, इन मुद्दों के प्रति सरकार की नीति क्या होनी चाहिए? नीति हमेशा जब भी बतानी हो तो रियलिस्टिक और आइडियलिस्टिक के बीच का बताइए। हमने शायद ये प्रश्न किया था कि हमारी इस पे अप्रोच क्या होनी चाहिए, तो वही जो 5-6 बातें हैं उनको बेस बना के लिखिए। 9वां प्रश्न, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? इसका कॉर्पोरेट गवर्नेंस से क्या संबंध है? आपकी राय में क्या किसी कंपनी को ईमानदारी से कर चुकाने के बाद भी कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की जिम्मेदारी उठानी चाहिए? तर्कसम्मत उत्तर दें। क्या इसलिए उठानी चाहिए कि ऐसा कानून बन गया है, या उसके बियॉन्ड भी उठानी चाहिए? तो वो उठाने का तरीका मतलब क्या तर्क हो सकता है उसके पीछे, क्यों उठानी चाहिए? वही कि समाज में शांति रहेगी तो ही काम कर पाएंगे, समाज साथ में रहेगा, सस्टेनेबिलिटी रहेगी, परचेसिंग पावर बढ़ेगी, तो वही सब 4-5 बातें थी ना, उसी को लिखिए। इन दोनों में संबंध क्या है? बड़े गोले में छोटा गोला, 2 गोले काटते हुए, 2 गोले अलग अलग, बड़े में छोटा। 10वां सुनिए, सुने। कुछ विचारकों की राय में अंतरराष्ट्रीय संबंधों का क्षेत्र एक मुक्त युद्ध क्षेत्र है, यानी कि ओपन बैटलफील्ड है, जिसमें नैतिकता एक अवहनीय विलासिता है, अनबीरेबल लग्जरी। अतः प्रत्येक देश को सिर्फ अपने हितों पर ध्यान देना चाहिए, काल्पनिक व अमूर्त आदर्शों पर नहीं। इस कथन के औचित्य का मूल्यांकन करते हुए अपनी स्वतंत्र राय प्रस्तुत कीजिए। सीधी भाषा में क्या है? रियलिस्टिक अप्रोच पूछी है कि क्या ये सही है, आपको कह रहे कि नहीं ये सही नहीं है। आइडियलिस्टिक भी ठीक नहीं है, बीच का रास्ता, ऐसे तुम ऐसे करो, बीच का रास्ता ऐसे करो, है ना, बीच का रास्ता इसके लिए बेहतर रहेगा। ठीक है। अब टॉपिक 7 में हम जो पढ़ रहे थे वो था भ्रष्टाचार के बारे में। जो पढ़ा था वो ये था कि भ्रष्टाचार किस प्रकार का होता है। जैसे उसके 2 टाइप्स है ना, कौन कौन से? एक था कोएर्सिव, एक कोल्यूसिव था। और क्या हमने अंत में यही हिस्सा किया था कि करप्शन की नई परिभाषा में क्या क्या शामिल होना चाहिए? नहीं, मुझे ये बताइए, क्या ये पॉइंट डिस्कस हुआ था कि करप्शन की परिभाषा में क्या कमियां हैं और इसे क्या ठीक कर सकते हैं? हो गया है। चलो अब आइए फिर भ्रष्टाचार के समाधान पर। कोई भी आपसे पूछे कि भ्रष्टाचार का समाधान कैसे होगा, तो आप क्या कहेंगे? अभी मत कीजिए, 5 साल बाद कीजिएगा। एक बार हम चले तो जाएं। तो भ्रष्टाचार की समस्या का समाधान कैसे हो? भ्रष्टाचार पॉलिटिकल भी है, एडमिनिस्ट्रेटिव भी है, प्राइवेट सेक्टर में भी है। इसका मतलब ये हुआ कि भ्रष्टाचार की समस्या का समाधान जब भी करना होगा तो हो सकता है कि आपसे किसी स्पेसिफिक फील्ड के बारे में पूछें कि पॉलिटिकल करप्शन को आप कैसे मैनेज करेंगे या एडमिनिस्ट्रेटिव को कैसे मैनेज करेंगे। तो पहले मैं एक जनरल फ्रेमवर्क बता रहा हूं, फिर हम एक एक सेक्टर पे आके स्पेसिफिक फ्रेमवर्क देखेंगे। इस पर विशेष रूप से देखेंगे सेकंड एआरसी ने इस पर क्या क्या रिकमेंडेशन दी हैं। आप उन्हीं रिकमेंडेशन को पूरा लिख के आ जाइए, काम चल जाएगा। देखिए जो रिकमेंडेशन है ना सेकंड एआरसी की, वो क्या करते हैं सेकंड एआरसी में लगभग हर रिपोर्ट के अंत में कुछ पेजेस हैं। जैसे ये जो है ना, ये है समरी ऑफ रिकमेंडेशंस। ये एआरसी की रिपोर्ट नंबर 4 जो है उसकी है। अब हेडिंग पढ़ तो नहीं पाएंगे, लिखा समरी ऑफ रिकमेंडेशंस। अब 4th रिपोर्ट में जितनी भी रिकमेंडेशंस हैं हर चैप्टर में है, बाद में उन्होंने क्या किया, उसको ब्रीफ करके एक साथ लिख दिया है। अगर हमने चैप्टर्स ना भी पढ़े हों तो इन रिकमेंडेशंस वगैरह पढ़ लेंगे तो रिकमेंडेशन सब मिला के मेरे ख्याल से होंगी 50 के आसपास। मतलब 50 में कुछ ऐसे कि उसके अंदर 4 रिकमेंडेशंस हैं, लेकिन हाँ 50 के आसपास रिकमेंडेशंस हैं। तो बेसिकली चैप्टर नंबर 7 में मैं जो कर रहा हूँ, टॉपिक 7 में सारी समस्याएं बता रहा हूँ और जहां सुधार बताना है इन रिकमेंडेशंस को सामान्य हिंदी में आपको लिखवा रहा हूँ, सिर्फ इतना कर रहा हूँ। और प्रश्न कभी अगर आ गया सेकंड एआरसी के बेस पर तो आपके पास रहेगा ही, आप उसके बेस पर लिखिएगा। ऐसे प्रश्न दोबारा भी गए। मैं आपसे ये नहीं कह रहा कि आप पढ़ें इसको, मैंने पढ़ लिया आपके लिए, तनाव मत लीजिए, एकदम नहीं। मैं ध्यान रखूंगा कि ऐसा बिल्कुल ना करना पड़े आपको। आप केवल पॉइंट्स नोट कर लीजिए, उससे काम चलेगा। ठीक है। तो भ्रष्टाचार का समाधान एक सामान्य फ्रेमवर्क अगर समझना हो, सामान्य फ्रेमवर्क, फ्रेमवर्क के लिए हिंदी में क्या शब्द हो सकता है? हाँ, सामान्य ढांचा कह लीजिए, सामान्य रूपरेखा, सामान्य प्रारूप कह लीजिए। ठीक है, कह सकते हैं। तो जब भी आपसे पूछें तो आप कहें कि इसमें 2-3 पक्ष जरूरी हैं। सबसे पहले जरूरी है कि एक लीगल फ्रेमवर्क होना चाहिए। जब भी किसी भ्रष्टाचार का समाधान पूछें, आपके उत्तर में ये 4 पक्ष आ जाएंगे तो उत्तर आपका ठीक हो जाएगा। लीगल फ्रेमवर्क का मतलब है कि ऐसे बहुत सारे कानून, रूल्स और रेगुलेशंस होने चाहिए जो उस सिस्टम को या उस समस्या को ठीक करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सके। ठीक है। तो हम बात करेंगे कि अभी हमारा जो लीगल फ्रेमवर्क है वो कैसा है और यदि उसमें कमियां हैं तो कौन कौन सी कमियां हैं, उसको दूर कैसे करेंगे। एक तो ये हुआ। दूसरे को बोलते हैं इथिकल फ्रेमवर्क। कुछ चीजें ऐसी होती है जो लीगल इथिकल होती है या इथिकल लीगल होती है, इथिकल प्लस लीगल होती है।
इथिकल फ्रेमवर्क में आपको चाहिए कि जिस सेक्टर की बात कर रहे हैं उस सेक्टर के लिए दो चीजें होनी चाहिए, कोड ऑफ एथिक्स और कोड ऑफ कंडक्ट। और क्योंकि ये दोनों टॉपिक्स टॉपिक नंबर 7 के ही हिस्से हैं, तो इनको आज हम समझ भी लेंगे कि क्या होता है एग्जैक्टली कोड ऑफ एथिक्स एंड कोड ऑफ कंडक्ट, ये दो चीजें हों। और इसके अलावा आप कह सकते हैं कि इथिकल जो गाइडेंस है, तो प्लस इथिकल गाइडेंस, यानी अगर कोई व्यक्ति समझ नहीं पा रहा कि उसका नैतिक कर्तव्य क्या बनता है किसी मामले में, तो उसको समझाने का मैकेनिज्म हो ताकि कुछ गलतियां होने से पहले ही रोकी जा सके। तीसरा, हमेशा ध्यान रखना है सिविल सोसाइटी का पार्टिसिपेशन ले आना है। सिविल सोसाइटी पार्टिसिपेशन, किसी का भी करप्शन हो, सिविल सोसाइटी को किसी ना किसी रूप में इन्वॉल्व करना है ताकि वो भी देखे कि चीजों को कैसे ठीक कर सकते हैं। ठीक है, पब्लिक पार्टिसिपेशन, पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी, सिविल सोसाइटी पार्टिसिपेशन, सब इनका एक ही मतलब है। इनमें से कोई भी शब्दावली आपको पसंद आए उसको ले आइए। और चौथा जो हमेशा ले आना है वो ले आना है मीडिया एंड सोशल मीडिया। ठीक है, मीडिया कैसा होना चाहिए? रिस्पॉन्सिबल मीडिया होना चाहिए। और रिस्पॉन्सिबल होने के लिए एक जरूरी बात है कि फ्री भी होना चाहिए। तो फ्री एंड रिस्पॉन्सिबल मीडिया किसी भी तरह के करप्शन को कंट्रोल करने का एक बहुत अच्छा मैकेनिज्म ये माना जाता है। अब एक बात है जो ट्रांसपेरेंसी की बात है। ट्रांसपेरेंसी को आप या तो रूल्स में ले सकते हैं, इथिकल फ्रेमवर्क में लें, या आप कह सकते हैं कि पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी में, इस पार्टिसिपेशन में आप कह सकते हैं एक चीज की इंफॉर्मेशन शेयरिंग और ट्रांसपेरेंसी, जो हमें इसके बाद पढ़ना ही है। कौन सी दो चीजें इसके अंदर थी इंफॉर्मेशन शेयरिंग ट्रांसपेरेंसी में? एक था आरटीआई और एक क्या था? सिटीजन चार्टर। ये मोटा मोटा ढांचा ध्यान रखिए करप्शन के किसी भी प्रश्न से निपटने के लिए। यहां तक बात स्पष्ट हो गई आपको? अब देखो, जब मीडिया की बात आएगी, मीडिया की बात आपको सामान्यतः अपने शब्दों में लिखनी है। अगर कोई आपसे पूछे कि भारत में मीडिया फ्री है या नहीं, तो मीडिया के फ्री होने का संदर्भ संविधान में कहां दिखता है? एक तो दिखता है आर्टिकल 19 में। तो आप लिखिए आर्टिकल 19 के तहत भारत में मीडिया को उतनी ही स्वाधीनता दी गई है जितनी व्यक्तियों को दी गई है या नागरिकों को दी गई है। भारत में मीडिया की स्वाधीनता के अलग से कोई कानून या संवैधानिक प्रावधान प्रायः नहीं है। हमारे देश में मीडिया को वही स्वाधीनता है व्यक्ति की जितनी स्वाधीनता नागरिकों को है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सारे केसेस में मीडिया की स्वाधीनता को थोड़ा सा विस्तृत किया है, बढ़ाया है। क्या आप बता सकते हैं कि क्या कोई और भी प्रावधान संविधान में है जो मीडिया की स्वाधीनता के बारे में बात करता हो? कोई ऐसा प्रावधान आपको लगता हो है हमारे देश के संविधान में? या एक ही संवैधानिक प्रावधान है 19? कोई प्रावधान नहीं। संविधान किसी के पास रखे भी आप में से? मूल संविधान, मूल का मतलब डायरेक्ट एक आर्टिकल है संविधान में, यदि मैं ठीक याद कर पा रहा हूं तो वो आर्टिकल 361 है। मोबाइल में संविधान निकालो, 361 निकालिए जरा। आर्टिकल 361, ये मैं अपनी मेमोरी से बता रहा हूं, एक बार इसको चेक कर लीजिए। 361 में संशोधन करके नेहरू जी ने एक आर्टिकल डलवाया था जो उनकी बेटी ने कमजोर कर दिया था, और जो फिर जब सरकार बनी थी मोरारजी देसाई की, तो उसके बाद फिर से वो आ गया था। आर्टिकल 361 का जो ए पार्ट होगा ना उसमें होना चाहिए। पहले हम 361 देख लें, फिर ए भी देख लेंगे। अच्छा, 361 और ए एकदम अलग लिखा हुआ है। रुकिए, 361 ए में क्या क्या लिखा हुआ है? 361 ए में देखिए, आर्टिकल 361 ए ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, प्रोटेक्शन ऑफ पब्लिकेशन ऑफ प्रोसीडिंग्स ऑफ पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर। ये स्वाधीनता मीडिया को 361 ए लिख लीजिए। और ये मूल संविधान में नहीं था, ये नेहरू जी ने संविधान संशोधन से जुड़वाया था। इंदिरा गांधी ने एक बार इसको कमजोर किया, मोरारजी देसाई वापस लेके आ गए थे। तो 361 ए ये आर्टिकल मीडिया को एक विशेष स्वाधीनता देता है, और वो ये है कि मीडिया पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर की कार्यवाहियों का प्रकाशन कर सकते हैं। बस उनका इरादा गलत नहीं होना चाहिए, झूठी सूचनाएं नहीं आनी चाहिए, और यदि वो सच्ची सूचनाओं के आधार पर उसका प्रकाशन करते हैं तो कोई भी लीगल एक्शन उनके खिलाफ, कोई भी एग्जीक्यूटिव एक्शन उनके खिलाफ नहीं लिया जा सकेगा। ये उनको गारंटी दी गई है। तो हमारे देश में मीडिया के फ्री होने में दो चीजें, आर्टिकल 19 और आर्टिकल 361 ए। ठीक है, इसके अलावा मीडिया को संभालने के लिए एक हमारे देश में स्ट्रक्चर है मीडिया काउंसिल। मीडिया काउंसिल ये सुनिश्चित करती है कि मीडिया के व्यक्ति न तो गलत काम करें, ना मीडिया के व्यक्तियों के खिलाफ कुछ गलत हो सके। इसको सुनिश्चित करने का मीडिया काउंसिल के पास है। लीगल अथॉरिटी इसके पास ज्यादा नहीं है, लेकिन हाँ बहुत हल्की फुल्की अथॉरिटी से काम करने का प्रयास होता है। जो हमारे सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड चीफ जस्टिस थे, रिटायर्ड जस्टिस थे काटजू साहब, मार्केट डे काटजू, वो बीच में मीडिया काउंसिल के प्रमुख रहे भी हैं। तो आप कभी नेट पे हल्का सा देख लीजिएगा मीडिया काउंसिल क्या है, उसके बारे में दो चार वाक्य आप लिख सके, ये ध्यान रखिएगा। इसके अलावा हमारे देश में मीडिया रिस्पॉन्सिबल हो, इसका एक मैकेनिज्म और है। अगर आप कोई भी टीवी चैनल देखते हैं न्यूज वाला, उसमें नीचे एक टिकर चलता हुआ दिखता होगा, यदि आपको इस चैनल के किसी कार्यक्रम से कोई शिकायत है तो आप इसी कंप्लेंट यहां कर सकते हैं। क्योंकि जब सरकार ने कहना शुरू किया कि भाई मीडिया तुम सबको कंट्रोल करते हो, तुम्हें कौन कंट्रोल करेगा, तो मीडिया ने करना, हमें कोई कंट्रोल नहीं करेगा, हम खुद कंट्रोल कर लेंगे अपने आप को। तो मीडिया से सरकार ने कहा कि या तो खुद कर लो, नहीं तो टाइम तुम्हारा आ गया है। तो चैनल से मिलकर क्या किया, एक संगठन बनाया। उस संगठन का काम यह है, उसका नाम एक बार देख लीजिएगा क्या है। उस संगठन का काम यह है कि वो किसी भी चैनल की शिकायत को अपने पास लेते हैं। उसमें सभी चैनल से कुछ संपादक लोग हैं, वो मिलकर चलाते हैं उसको, और यदि किसी चैनल की शिकायत आती है उस पर सब लोग विचार करके यदि वो गलत है तो उसको वापस लेते हैं, उसके बदले माफी मांग लेते हैं। तो इंटरनल एथिकल फ्रेमवर्क आप इसको कह सकते हैं कि मीडिया में है। उसका नाम क्या है, आप एक बार किसी भी चैनल को देखेगा, उसमें नीचे टिकर चलता हुआ दिखेगा, उस संस्था का नाम लिख लीजिएगा, इंटरनल एथिकल फ्रेमवर्क ऑफ चैनल्स। विभिन्न चैनलों की साझी आंतरिक नैतिक निगरानी समिति जैसा कुछ स्ट्रक्चर है।
तो एक बेसिक सी बात, सरकार हो, ब्यूरोक्रेसी हो, किसी का करप्शन रोकना हो, उसमें मीडिया की पार्टिसिपेशन की बात जब भी करेंगे, ये 3-4 पॉइंट्स बता देंगे तो काम पूरा हो जाएगा। ठीक है। दूसरी बात है सिविल सोसाइटी का पार्टिसिपेशन। तो आरटीआई और सिटीजन चार्टर को विस्तार में पढ़ना ही है, तो इसको अभी के लिए हम छोड़ते हैं, इसको बाद में देखेंगे। ठीक। अब लीगल क्या होता है, लॉज रूल्स रेगुलेशन आप जानते हैं क्या होता है। तो हम एक काम करते हैं, कंसेप्ट के तौर पर शुरू करेंगे कि सबसे पहले इन दोनों में अंतर क्या है ये समझ लें, फिर पॉलिटिकल करप्शन को कैसे कंट्रोल करना वहां से शुरू करेंगे लीगल से, फिर आएंगे एडमिनिस्ट्रेटिव की तरफ, और मौका मिलेगा तो 1-2 पॉइंट्स में जुडिशियल करप्शन, 1-2 पॉइंट्स में प्राइवेट सेक्टर का करप्शन, वो करते हुए आगे बढ़ेंगे। अब आज की क्लास से जो है ना आपको केवल एक प्रॉब्लम आएगी, थोड़ा कॉम्प्रिहेंड करना पड़ेगा आपको, क्योंकि अब जितनी चीजें आएंगी वो कई प्रश्नों में काम आएंगी। कौन से प्रश्न में क्या क्या लिखना है ये आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा, है ना, क्योंकि वो मल्टीपल तरीके से यूज होने वाले पॉइंट्स होने वाले हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि जो एक एथिकल फ्रेमवर्क है किसी भी करप्शन को दूर करने के रास्ते में जो हेल्प करेगा, एथिकल फ्रेमवर्क, नैतिक ढांचा कह लीजिए, वो क्या है। और एथिकल फ्रेमवर्क में मोटे तौर पर 2 चीजें आती हैं। अच्छा, थोड़ा सा और अगर डीप जाएं तो एथिकल फ्रेमवर्क में सबसे पहले 2 चीजें, कभी आपसे पूछे ना किसी संगठन का नैतिक ढांचा क्या होता है, तो ये डायग्राम बना के समझाइएगा। इसको पहला कीजिए एथिकल गाइडेंस, नैतिक मार्गदर्शन। किसी संगठन को नैतिक रूप से ठीक रखने की पहली शर्त है कि एथिकल गाइडेंस के सोर्सेज होने चाहिए। और दूसरा है एथिकल अकाउंटेबिलिटी, यानी कि नैतिक जवाबदेही। 2 चीजें हो। इनमें से दूसरी चीज है एथिकल अकाउंटेबिलिटी। इसका मतलब है कि संगठन में कोई भी कर्मचारी यदि कोई ऐसी हरकत करता है जिसके अनैतिक होने की संभावना है तो उसे किसी न किसी को जवाब देना पड़ेगा, ये स्ट्रक्चर होना चाहिए। और एथिकल अकाउंटेबिलिटी का सरल सा मतलब यह हुआ अनैतिक व्यवहार पर जवाब, नहीं तो फिर दंड की व्यवस्था। ठीक है। और एथिकल अकाउंटेबिलिटी के लिए क्या करना होगा, इसके लिए कुछ ऐसे कड़े नियम होंगे, आप नियम बना सकते हैं जिनमें दंड की व्यवस्था हो, पहले से लिखा हो, डिपार्टमेंटल एक्शन लेने के जो तरीके हो सकते हैं वो सब हो सकते हैं। तो वो सब हो गया एथिकल अकाउंटेबिलिटी। आपको ध्यान में आपने टॉपिक पढ़ा था अकाउंटेबिलिटी एंड एथिकल गवर्नेंस, उसी में था अकाउंटेबिलिटी एंड एथिकल गवर्नेंस। उसमें हमने पढ़ा था अकाउंटेबिलिटी क्या है और एथिकल गवर्नेंस सुनिश्चित करने के लिए अकाउंटेबिलिटी कैसे काम करती है। ये भी समझा था कि अकाउंटेबिलिटी लाने के लिए क्या क्या उपाय हो सकते हैं। तो क्या मैं यहाँ ये कह के छोड़ दूं अकाउंटेबिलिटी के बारे में वही सब बातें लिखनी है जो वहां पर लिखी थी, बस ये कि एथिकल है, लीगल नहीं, फाइनेंशियल नहीं, कोई और नहीं, केवल एथिकल मामलों में अकाउंटेबिलिटी क्या बनती है वो देखना होगा। ठीक है। आज हमें जो पढ़ना है बेसिकली वो ये है, एथिकल गाइडेंस के मामले में यहां मुख्य रूप से हमें 2 चीजों पर ध्यान देना है, एक है कोड ऑफ एथिक्स और एक है कोड ऑफ कंडक्ट। ये है एथिकल गाइडेंस के सोर्सेस, मुख्य सोर्सेस। और यदि कोई आपसे पूछे कि एथिकल गाइडेंस के अन्य सोर्सेस क्या हो सकते हैं, अदर सोर्सेस क्या हो सकते हैं, तो अगर नाम बताना ही हो 2-3 का, तो क्या क्या शामिल कर लेंगे इसमें। किसी संगठन के अंदर एथिकल गाइडेंस मिलती रहे लोगों को, इसकी 2 चीजें तो हैं, कोड ऑफ एथिक्स और कोड ऑफ कंडक्ट। ये क्या होता है भी समझेंगे विस्तार में। और क्या होता है, मैंने आपसे कहा था ना कि कुछ सेमिनार्स वगैरह होते रहे, कुछ सीनियर्स ऐसे उपलब्ध रहे, और क्या संविधान हेल्प नहीं करेगा इसमें, वो भी करेगा। तो आप कॉन्स्टिट्यूशन, लॉज, रूल्स, रेगुलेशंस ये कर दें, और आप कह सकते हैं सेमिनार्स एटसेट्रा, ये भी हेल्प करते हैं एथिकल इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में, एथिकल गाइडेंस के सोर्सेज देने में। आज हमें स्पेसिफिकली 2 सोर्सेज की बात करनी है, कोड ऑफ एथिक्स और कोड ऑफ कंडक्ट। अब तक मैंने जो आपको बताया ना उससे आपका दिमाग धुआं धुआं हो गया होगा, एकदम बिखर सा गया होगा। एक बार फिर से समेट लीजिए उसको, सारे जो कल पुर्जे खुल गए ना उसको ठीक से टाइट कर लीजिए। ठीक है। करप्शन रोकना है, करप्शन किसी के यहां भी रोकना हो, उसमें 4 पॉइंट्स लिखने हैं, एक लीगल फ्रेमवर्क, एक एथिकल फ्रेमवर्क, एक मीडिया की भूमिका, एक समाज की भूमिका। मीडिया की भूमिका जब भी लिखनी हो वही 4 पॉइंट्स जो थोड़ी देर पहले लिखे हुए थे, आर्टिकल 19, 361 ए का जिक्र करेंगे, और क्या करेंगे, मीडिया काउंसिल, और एक वो संस्था जिसका नाम आप ढूंढ लेंगे या मैं ढूंढ के बता दूंगा, उन 4 का जिक्र। फिर जब आप बात करेंगे एथिकल वाले हिस्से की, उसमें हम क्या करेंगे कि एथिकल किसी फ्रेमवर्क को संगठन में 2 पक्षों में देखेंगे, पहला एथिकल गाइडेंस है या नहीं, दूसरा एथिकल अकाउंटेबिलिटी है या नहीं। अकाउंटेबिलिटी का सरल सा मतलब है यदि कोई व्यक्ति गलत करेगा तो उसको जवाब देना पड़ेगा और दंड भुगतना पड़ेगा, इसको बोलते हैं एथिकल अकाउंटेबिलिटी का सिस्टम। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, रूल्स होने चाहिए, दंड की व्यवस्था होनी चाहिए, बार बार अप्रेजल होना चाहिए, सतत मूल्यांकन व्यवस्था, एक शब्द को लिख लीजिए, रेगुलर अप्रेजल हो हर व्यक्ति का कि उसका एथिकल कॉन्ट्रीब्यूशन या उसका एथिकल स्टैंडर्ड कैसा है। प्राइवेट कंपनी में तो होता है आजकल, इसको 360 डिग्री अप्रेजल कहते हैं, कि किसी व्यक्ति का मूल्यांकन करते हुए एक ठीक ठाक हिस्सा इस बात का होता है कि वो नैतिक रूप से उसका व्यवहार कैसा है। और ये व्यवहार कौन बताएगा, जो एचआर हेड होता है कंपनी में वो, और जो उसका डिपार्टमेंटल हेड है वो दोनों बताएंगे। 15-20 पॉइंट्स होते हैं कि बातचीत का लहजा सीनियर से उस पर नंबर देने हैं, बातचीत का लहजा समकक्षों से, बातचीत का लहजा अधीनस्थों से, जूनियर से कैसा है, इस तरह के 15-20 पॉइंट्स होंगे, हेडिंग्स होंगे, उन सब के सामने नंबर देने होंगे। और एचआर हेड बदतमीजी ना कर सके, ये भी तो हो सकता है ना कि वो स्कोर सेटल कर सकते, हिसाब बराबर करे। अगर किसी को नंबर कम दिए गए हैं तो एचआर हेड से पूछा जाएगा कि जब ये व्यक्ति साल के दौरान ऐसा कर रहा था तो क्या आपने इसे कोई नोटिस जारी किया था, कोई मीमो दिया था, क्या कोई वार्निंग दी थी, क्या कोई क्लैरिफिकेशन मांगा था। अगर आपने ना मीमो जारी किया, ना नोटिस दिया, ना क्लैरिफिकेशन मांगा, और साल के अंत में आप कह रहे हैं कि इसका व्यवहार खराब था, तो इसका मतलब साल भर आपने ठीक से काम नहीं किया, आपकी जिम्मेदारी बनेगी। ये जो सिस्टम है इसको बोलते हैं सतत मूल्यांकन व्यवस्था नैतिक व्यवहार के मामले में।
अब जो नैतिक मार्गदर्शन है इसके सोर्सेज 2-3 आप पहले जान चुके हैं, संविधान, विधि, कानून, नियम, विनियम, अंतरात्मा, वो सब तो है ही। और उसी समय हमने कहा था कि ये 2 सोर्सेज विशेष होते हैं। आज हमें उन 2 सोर्सेज को खास तौर पर देख लेना है, बाकी सब मिटा दीजिए और आइए कोड ऑफ एथिक्स और कोड ऑफ कंडक्ट, ये दोनों होते क्या हैं, और फिर जब आप सिविल सेवा पर पहुंचेंगे तो उसमें ये कैसे अप्लाई होते हैं वहां देखेंगे। कई क्षेत्रों में दोनों काम करते हैं, किसी किसी क्षेत्र में एक से ही काम चलाया जाता है, लेकिन वो अच्छी बात नहीं है। और अंतर में ढेले भर का अंतर, कुछ खास बात नहीं है, बहुत बेसिक सी बात है। देखिए, एक होता है जनरल प्रिंसिपल और एक होता है स्पेसिफिक रूल्स एंड रेगुलेशंस। याद कीजिए वैल्यूज और नॉर्म्स को। एक समय की बात है जब हमने उसका अध्ययन किया था, एक समय की बात है, एक राजा था, उसकी 3 रानियां थी। सारा घपला यहीं से शुरू होता है, राजा एक था, रानियां 3 थी। तो अगली कहानी सुनाना, एक रानी थी, उसके 3 राजा थे, वहां से इतिहास बदलेगा। ठीक है, चलो। तो बताइए कि वैल्यूज और नॉर्म्स, इन दोनों में क्या अंतर था? इनमें से कौन सी चीज थोड़ी सी अमूर्त आदर्शात्मक थी और कौन सी व्यावहारिक थी? मूल्य क्या था? अमूर्त था, आदर्शात्मक था। और प्रतिमान क्या होता था? कंक्रीट, मूर्त, जो दिखता है, जो व्यवहार में दिखता है, ऐसे ही था ना। तब मैंने एक वाक्य बोला था, फिर वाक्य दोहराता हूं, इससे लिंक करेंगे उस वाक्य को। क्या यह संभव है कि 2 समाजों में एक ही मूल्य हो किंतु उस मूल्य की अभिव्यक्ति के प्रतिमान एकदम भिन्न भिन्न हो? जैसे सफेद कपड़े पहनना, है ना। भारत के हिंदू समाज में सफेद कपड़े का मतलब शोक, मतलब उसका पति गया, और वहां सफेद कपड़े का मतलब वेस्ट में पति आ गया और गया, इतना अंतर है। इसका मतलब 2 समाजों में एक ही वैल्यू को प्रस्तुत करने के तरीके दोनों समाजों के भिन्न भिन्न हो सकते हैं। मैंने आपसे कहा था कि भारत के जो मुस्लिम हैं, ऐसा थोड़ा ना कि पेरेंट्स का सम्मान नहीं करते हैं, उतना ही करते हैं। मैंने ऐसे कुछ मूर्खों को देखा है जो कहते हैं कि हिंदू लोग जो है ना पैर छूते हैं, मुसलमान पैर नहीं छूते। जिसको इतना सम्मान करने की तमीज नहीं है, वो क्या अच्छा व्यक्ति बनेगा। तो ऐसे व्यक्ति का क्या करना, उसको बोलना पहले अपनी खोपड़ी के पेस्ट टाइट करो, ठीक करो, कल्चरल रिलेटिविज्म को समझो। हर कल्चर के पास मूल्यों को व्यक्त करने के अपने तरीके हैं, अपने निर्णय थोपो मत बाकी कल्चर्स में। ठीक वो अंतर यहां पर है। अगर कोई पूछे कोड ऑफ एथिक्स क्या है, तो इसको कहिए कि वैल्यूज के बराबर है, और कोई कहे कि कोड ऑफ कंडक्ट क्या है, तो आप कहिए कि ये नॉर्म्स के बराबर है। नॉर्म्स अलग अलग होती है, वैल्यूज आमतौर पर एक जैसी हो सकती है। ठीक है, तो जल्दी से एक टेबल बनाइए, इन दोनों के बारे में 5-5 शब्द लिखेंगे, फिर आप बताइए इसकी व्याख्या करने की स्थिति में आप हैं नहीं। कोड ऑफ एथिक्स में सबसे पहले लिखिए आधारभूत मूल्य, यानी कि बेसिक वैल्यूज, आधारभूत मूल्य। एक बात और बता दो, मूल्यों के आधार पर प्रतिमान बनते हैं या प्रतिमान के आधार पर मूल्य बनते हैं? ठीक ही बोला हुआ आपने, मैं समझ तो नहीं पाया, लेकिन आपके चेहरे की चमक बता रही है कि आप ठीक बता रहे हैं ना, तो मैं ठीक मान लेता हूं। तो आपने कहा कि प्रतिमान के आधार पर मूल्य बनते हैं, नहीं ये नहीं, अच्छा आपने इसका उल्टा कहा, मूल्यों के आधार पर प्रतिमान बनते हैं, एकदम ठीक आपने। ठीक है, तो पहले बनेंगे मूल्य, जैसे शांति एक मूल्य है, फिर तय करना है कि कबूतर उड़ाएंगे कब उड़ाएंगे, ये बात की बात है ना। पहले तो मूल्य है शांति, उसके लिए जो उड़ाना ठीक रहेगा उड़ा देंगे, इसमें क्या दिक्कत है। तो ये हो गई बेसिक वैल्यूज किसी संगठन की। और अगर मैं ये कहूं कि ये नॉर्म्स हैं, और ये नॉर्म्स बहुत संक्षेप में लिखी होंगी, विस्तार में लिखी होंगी? ये विस्तार में लिखी होंगी, डिटेल्ड नॉर्म्स। और अगर साथ में लिखना हो बेस्ड ऑन कोड ऑफ एथिक्स, तो बात ठीक है गलत है? तो ये वो प्रतिमान हैं जो टिके हुए हैं इसके ऊपर, मूल्यों के ऊपर टिके हुए हैं। तो पहले वाक्य में कोड ऑफ कंडक्ट में लिखिए कि विस्तृत प्रतिमान या नियम जो नीति संहिता पर ही टिके होते हैं। हिंदी में ध्यान है ना, पहले वाला नीति संहिता है, दूसरे वाला आचरण संहिता है, वो भी लिख लीजिए, नीति संहिता और आचरण संहिता, या नैतिक संहिता भी कह देते हैं पहले वाले को, नीति संहिता, आचरण संहिता। आप बता रहे हो, नीति संहिता में लिखना है आधारभूत मूल्य, बाकी पूरा कर लेंगे ना इसके आगे पीछे का। ठीक है, अब उस तरफ आ जाइए, वहां लिखिए इसमें विस्तृत प्रतिमान या नियम होते हैं जो नीति संहिता पर ही टिके होते हैं या नीति संहिता पर ही आधारित होते हैं। अब नंबर 2 पर आ जाइए, आप ये बताइए कि जो कोड ऑफ एथिक्स है, नीति संहिता है, इन दोनों में से किसमें ये स्कोप ज्यादा है कि विभिन्न प्रोफेशंस में वो एक जैसा ही चल जाएगा? जैसे एक व्यक्ति डॉक्टर है, एक वकील है, एक कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट है मान लीजिए, एक कोई बिजनेसमैन है, इन सबके लिए ये बुक्स बनेंगे, सारी के सारे रूल्स बनेंगे। ज्यादा संभावना इनमें से किसमें है कि विभिन्न प्रोफेशंस में एक जैसा ही चल जाएगा, और किसमें संभावना है कि अलग अलग होंगे एकदम? इसमें एक जैसा होने की। दूसरी बात देखिए, कोड ऑफ एथिक्स में सामान्यतः विभिन्न व्यवसायों की नीति संहिता एक दूसरे के काफी नजदीक होती है या एक दूसरे से काफी मिलती जुलती होती है। विभिन्न व्यवसायों की नीति संहिता एक दूसरे के काफी नजदीक हो सकती है, कह लीजिए एक दूसरे के काफी नजदीक हो सकती है। दूसरी तरफ लिखिए आचरण संहिता प्रत्येक व्यवसाय की विशिष्ट होती है, अन्य व्यवसायों की आचरण संहिता से अंतर की संभावना ज्यादा होती है। अन्य व्यवसायों की आचरण संहिता से अंतर की संभावना ज्यादा होती है। तीसरी बात बताइए, मूल्य और प्रतिमान में से किसको मानने का दबाव समाज की ओर से ज्यादा होता है?
समाज आमतौर पर क्या देख के मूल्यांकन करता है आपका? प्रतिमान देख के। और मूल्य तो हवा हवा ही रहता है, तो दिमाग में बहुत आता भी नहीं है। तो कोड ऑफ एथिक्स में लिखिए नंबर 3 में, इन्हें मानने के लिए केवल नैतिक दबाव काम करता है। इन्हें मानने के लिए नैतिक दबाव काम करता है। और कोड ऑफ कंडक्ट में लिखिए, नैतिक दबाव के साथ साथ नियमों और कानूनों का दबाव भी कार्य करता है। नैतिक दबाव के साथ साथ नियमों और कानूनों का दबाव भी कार्य करता है। एक बात और बताओ, इनमें से किस में समय के साथ परिवर्तन की संभावना ज्यादा होगी? पहले में कि दूसरे में? आप खाली कोड ऑफ कर रहे हैं, आगे वाला बोली दे रहे तो मैं परेशान हो रहा हूं बार-बार, है ना? आप बताओ एक या दो, ऐसे बताओ, सिंपल बताओ। दो में परिवर्तन ज्यादा होगा ना, और एक में कम होगा, सिंपल सी बात है। तो लिखो पहले वाले में, आमतौर पर स्थायी प्रकृति होती है, परिवर्तन की संभावना कम। और दूसरे वाले में लिखिए, परिवर्तनशीलता की संभावना ज्यादा। परिवर्तनशीलता की संभावना ज्यादा। अंतिम लिखिए, कोड ऑफ एथिक्स में लिखिए, यह केवल सांकेतिक भाषा में व्यक्त होने वाली संहिता है। और कोड ऑफ कंडक्ट में लिखिए, इसकी शब्दावली स्पष्ट व तथ्यात्मक होती है। इसकी शब्दावली स्पष्ट व तथ्यात्मक होती है। अब जब आप ये समझाएंगे ना, तो पेपर में पूछा ही जाता है, एक उदाहरण देकर समझाइए। न भी पूछा जाए तो भी उदाहरण दे ही देना अपनी ओर से। तो आपको एग्जांपल देना हो तो जैसे ये बताइए, कोड ऑफ एथिक्स में जैसे ये होगा और कंडक्ट में ये होगा। जैसे ऑनेस्टी एक मूल्य है, अगर लिखा हो ऑनेस्टी या इंटीग्रिटी, ये कहां लिखा होगा? कोड ऑफ एथिक्स में, कोड ऑफ कंडक्ट में? कोड ऑफ एथिक्स में। तो नीचे लिखिए उदाहरण में लिखिए, कोड ऑफ एथिक्स ऑनेस्टी एंड इंटीग्रिटी। अब कोड ऑफ कंडक्ट में इसी के आधार पर कुछ नियम बने होंगे। एक नियम खुद बना के बताइए क्या नियम होगा। जैसे सिविल सेवकों के जो रूल्स हैं उसमें क्या लिखा होगा, कोई बताइए? क्या चीज? ट्रांसपेरेंसी तो मूल्य हो गया, वो तो कोड ऑफ एथिक्स में आ जाएगा। हाँ, जैसे कोड ऑफ कंडक्ट में लिखिए, निश्चित समय पर ऑफिस आना और जाना। निश्चित समय पर ऑफिस आना और समय से पहले न जाना। दूसरा, कार्यालय के संसाधनों का निजी उद्देश्यों के लिए प्रयोग न करना। कार्यालय के संसाधनों का निजी उद्देश्यों के लिए प्रयोग न करना, ये लिखा होगा कोड ऑफ कंडक्ट में। अब दूसरा एग्जांपल लिखना हो तो कोड ऑफ एथिक्स में लिखिए, सार्वजनिक जीवन में शुचिता, प्रोबिटी इन पब्लिक लाइफ। सार्वजनिक जीवन में, ये कहां लिखेंगे? गोल गोल हो रहा है, गोल गोल। एथिक्स वाले में लिखो, है ना? एथिक्स वाले में लिखो नंबर 2, सार्वजनिक जीवन में शुचिता, प्रोबिटी इन पब्लिक लाइफ। इस हमारे सिविल सेवक को अपने सार्वजनिक जीवन में भी ठीक व्यवहार करना चाहिए, क्योंकि लोग जानते हैं उसको, वो देखेंगे कि ये व्यक्ति सिविल सर्वेंट है, कलेक्टर है, ये कैसा व्यवहार कर रहा है। अब कोड ऑफ कंडक्ट में ये कैसे आएगा? लिखिए, क, सार्वजनिक स्थलों पर मादक पदार्थों का सेवन न करना। ये लिखा हुआ है सिविल सर्विस कंडक्ट रूल्स में, सार्वजनिक स्थानों पर मादक पदार्थों का सेवन न करना। पता है कलेक्टर साहब रात को पी के सड़क पे ऐसे ऐसे कर रहे हैं और फिर गिर के धम से नीचे नाले के पास। और क्या हो सकता है? प्रोबिटी के लिए क्या हो सकता है? सार्वजनिक जीवन में क्या क्या न करना बताइए ना। सिविल सेवक के मामले में क्या हो सकता है? अरे जुआ ना खेलना, ये सब कर दीजिए ना। अभद्र भाषा का प्रयोग न करना। दूसरा लिखिए कि अपने कर्मचारियों जनता में किसी व्यक्ति के साथ अभद्र भाषा का प्रयोग न करना। इस समय केवल पत्नी या पति के साथ करना चाहिए। देखो, अगर कंसेप्ट का समझ में नहीं आ रहा है तो एक क्वेश्चन आएगा कि कहां लिखें। कोड ऑफ एथिक्स है मूल्य, और मूल्य है, क्या मूल्य लिखा था? शुचिता। अब शुचिता के उदाहरण क्या क्या है वो कोड ऑफ कंडक्ट में आ जाएंगे। जैसे हमने कहा, गाली गलौज न करना, अभद्र भाषा का प्रयोग न करना, और पहला क्या था? मादक पदार्थों का सेवन न करना। ये दोनों कोड ऑफ कंडक्ट में आएंगे। समझ गए ठीक से? अब आप मुझे ये बताएं कि यदि 100-150 शब्दों में यही प्रश्न आ जाए कि इन दोनों में क्या अंतर होता है, ये दोनों क्या होते हैं, तो लिख लेंगे आराम से एग्जांपल देके। चलिए ठीक है, अब शुरू करते हैं एक सेक्टर में। वो सेक्टर है राजनीतिक क्षेत्र। राजनीतिक क्षेत्र में कैसे करप्शन को समाप्त करें? जी, अगर वो लीगली परमिसिबल है तो आप उसकी पर्सनल लाइफ में उसे रोक नहीं सकते, लेकिन केवल रूल्स की बात नहीं है ना, एथिक्स की बात भी तो है। तो ऐसा माना जाता है कि यदि आपको कुछ ऐसा व्यवहार करना हो जो बेशक कानूनी रूप से अपराध नहीं है, किंतु सार्वजनिक जीवन में मैसेज अच्छा नहीं जाएगा, तो वो काम अपने जुरिसडिक्शन के अंदर नहीं करना चाहिए, जो आमतौर पर सिविल सर्वेंट्स करते हैं। अगर करते हैं तो मान लीजिए उनको पब जाने का शौक है, भाई शराब पीना, बियर पीना अगर किसी राज्य में अलाउड है, तो सिविल सेवक भी तो एक नागरिक है, उसको भी तो परमिशन होनी चाहिए। लेकिन पब में जाके पी रहा है, डांस कर रहा है, थोड़ी देर के बाद नागिन बन गया है, पूरा जिला देख रहा है, पुलिस वाले खड़े हैं, कलेक्टर साहब नागिन बने हुए हैं, तो आप समझ रहे हैं उसका असर क्या पड़ेगा?
और फिर आप केवल ये नहीं कह सकते कि उसका मूल अधिकार है, ये नहीं कह सकते। इससे अच्छा तरीका क्या है, या तो पर्सनल लाइफ में अपने घर में एक पार्टी कर लीजिए दोस्तों के साथ, जो क्लोज फ्रेंड्स हैं वहां कोई पी ले, इसमें कोई समस्या नहीं। ऑफिस के बाद शाम को 8-9 बजे उसने अपने घर में पार्टी रखी, या उसके बहुत अच्छे दोस्त या भाई बहन किसी घर में पार्टी है, वहां सबने ड्रिंक किया, उसने भी ड्रिंक किया, कोई दिक्कत नहीं है अगर उस स्टेट में लीगली अलाउड है तो। और वो पीने के बाद अगर बाहर निकल गया और वहां उसने कोहराम मचा दिया, सीन बना दिया, तब दिक्कत है। 10 सुझाव हैं, एक एक सुझाव समझते चलिए, नोट करते चलिए क्या है। राजनीतिक क्षेत्र में करप्शन रोकने के लिए क्या क्या किया जाना चाहिए, इसमें हम ये भी बताएंगे क्या क्या हुआ है और क्या क्या किया जाना चाहिए दोनों, ताकि प्रश्न जैसा हो देख लीजिएगा। समाधान सबसे पहला माना जाता है एक्यूरेसी ऑफ इलेक्टोरल रोल्स, निर्वाचक सूचियों का सटीक होना, निर्वाचक सूचियों की सटीकता। आपको ये पता ही होगा कि कई मामलों में ऐसा भी होता है कि किसी व्यक्ति को मरे हुए 20 साल हो गए, वो वोट देने आता है कई बार, क्योंकि कितने लोगों का वोट है, कितने मर गए, कितने नए वोटर्स हैं, पता नहीं चलता है। तो नए वोटर्स सही समय पर लिस्ट में शामिल हो जाएं और जो दुनिया को अलविदा कह के चले गए हैं उनका नाम निर्वाचक सूची से निकलता जाए। तो ये प्रोसेस किसी एक दिन का है, लगातार चलने वाला प्रोसेस है। और आजकल आप देखेंगे पिछले कुछ समय से सतत रूप से ये प्रोसेस चलता भी है। तो आजकल इस पे कोई शिकायत की बात नहीं है, ये चीज लगभग ठीक चल रही है, ठीक है। और पहले ऐसा होता था, जैसे हरियाणा में एक बार इलेक्शन हुआ तो उसमें एक व्यक्ति जीता, मतलब उसका गिनीज बुक में नाम आ गया, इतनी मेजोरिटी से जीता हुआ आदमी। वो हरियाणा के सीएम भी रहे बाद में, उनका नाम था बंसी लाल। और बाद में पता चला कि जिन लोगों को मरे हुए 10-10 साल हो गए थे, वो भी उस दिन आए थे वोट डालने के लिए, और उनके फेवर में जबरदस्त वोटिंग करके वो सब लोग गए थे। तो वो पारमार्थिक, मतलब पारलौकिक, अलौकिक दोनों स्तर पर वोटिंग हुई थी, ऐसा पता लगा था। इसकी वजह क्या है, निर्वाचक नामावली का जो अपडेशन है वो नहीं हुआ था। इसमें प्लस एक सुझाव अब दे देना चाहिए, और वो ये है कि निर्वाचक जो वोटर कार्ड है उसका लिंक आधार कार्ड के साथ भी अगर हो जाए तो बेहतर रहेगा। देखिए आधार कार्ड में प्राइवेसी की समस्या तो है, पर प्राइवेसी तो बेकार की बात है, मतलब उसका है नहीं। गूगल यूज करने वाला आदमी अगर बोले प्राइवेसी ना, उसको बोलना चाहिए पहले आई ना देखो ठीक से। गूगल यूज करने के बाद लोग प्राइवेसी में आधार कार्ड ढूंढ रहे हैं, बताइए, हद हो जाती है। आधार कार्ड क्या खा के गूगल की बराबरी करेगा, लेकिन प्राइवेसी का इतना बड़ा नारा है। आधार कार्ड के फायदे सोचिए, आज से 20 साल बाद की एक कल्पना कीजिए कि आधार कार्ड सारे के सारे वोटर कार्ड से लिंक हो गए, फिर तो वोटर कार्ड चाहिए क्यों बेसिकली उसके बाद। तो फिर आपको जाना है वोट डालने के लिए, देश में कहीं भी चुनाव हो रहे हैं, किसी राज्य में हो रहा है, आपके राज्य में हो रहा है, उस राज्य में नहीं है, कहीं और है, कुछ नहीं करना है। हर शहर में एक बूथ है, वहां जाना है, और उसके 10 साल बाद किसी भी साइबर कैफे में जाना है, या अपने लैपटॉप को खोल लेना है, क्लिक करेंगे मैं इस विधानसभा क्षेत्र का निवासी हूं, क्लिक किया माउस पे, या कोई ऐसा तरीका है कंप्यूटर पे, वहां अंगूठा लगाया, जैसे अंगूठा लगाया खटक से आ गया आपका नाम ये है, आप इस ब्लॉक के निवासी हैं, ये आपके सामने आ गई मशीन। अब जिसको चुनना है उसके लिए उसके नाम पे कर्सर लाके एंटर दबा दीजिए, हो गया वोट। क्या समस्या है। और उससे पहले आज से 5-10 साल बाद ये जो अंगूठा है ना, इतना आसान काम नहीं है। 5-10 साल बाद क्या होगा कि आप जाएंगे वोट डालने के लिए, अभी क्या होता है, ढूंढते रहते हैं पर्ची में, कहाँ मेरा नाम है, कहाँ मेरा नाम है, कुछ नहीं करना है, वहां जाना है, अंगूठा लगाना है, लगाते खटक से आ जाएगा कि आपका इस कमरे के अंदर है। उस कमरे के अंदर गए, हाँ मशीनें हैं, अंगूठा लगाया, पहचान स्पष्ट हुई, वोट डाला, बाहर आ गए। क्या जरूरत है वोटर कार्ड की, कितना आसान है। तो मैं जानता हूं आपको निजता की चिंता हो रही है इस समय, निजता किसी की सुरक्षित नहीं है। जिस दिन राज खुलेंगे सबके खुलेंगे, इसी में सुरक्षा है, तो वो सब बहुत मैटर नहीं करेगा। लेकिन हाँ, अगर सरकार को ये सुविधा मिल जाती है कि वो चीजों को लिंक कर सके, तो मेरी तरफ से आप कह सकते हैं कि ये सुझाव है कि यदि संभव हो, यदि माननीय सर्वोच्च न्यायालय अनुमति दे, तो इसको हमें लिंक करना चाहिए जितना जल्दी हो सके। दूसरी बात है कि सुप्रीम कोर्ट ने एक निर्णय दिया था जिसके तहत ये कहा था कि उम्मीदवारों की बैकग्राउंड की जानकारी मतदाताओं को होनी चाहिए। तो उम्मीदवारों की पृष्ठभूमि की जानकारी बहुत इंपॉर्टेंट जजमेंट था। आर्टिकल 19 के तहत ये जजमेंट दिया। आर्टिकल 19 कहता है अभिव्यक्ति की स्वाधीनता, 19(1)(a) की बात अगर करें, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मैं 19(1)(a) अभिव्यक्ति करना चाहता हूं। मेरी अभिव्यक्तियों में से एक अभिव्यक्ति वोट देना भी है, वोट डालना भी एक सेंस में एक्सप्रेशन ही तो है कि मुझे सारे उम्मीदवारों में से कौन सा उम्मीदवार ठीक लगा, ये एक्सप्रेशन मैं वोट के रूप में करता हूं। मैं एक्सप्रेशन ठीक से कर सकूं, इसके लिए मुझे पर्याप्त जानकारी भी होनी चाहिए, क्योंकि मेरा एक्सप्रेशन पर्सनल ना होकर डेमोक्रेसी का मूल एक्सप्रेशन है। तो आर्टिकल 19 से लिंक करके सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हर मतदाता को सही अभिव्यक्ति करने के लिए ये जानने का अधिकार है कि जो उम्मीदवार उसके सामने खड़े हैं उनकी बैकग्राउंड क्या है, वो कैसे लोग हैं। ये 2000-2001 के आसपास की बात है, तब से लागू हो रहा है। इसके बाद आप देखते होंगे, एक तो शिक्षा, दूसरा क्या होता है, उनके जो क्रिमिनल केसेस हैं उसकी पूरी एक्सेल फाइल आती है खुल के, प्रॉपर्टी कितनी है, उधारें कितनी है, बिल कितने पेंडिंग है, वो सारी सूचनाएं आ जाती है। इससे कम से कम आपको ये पता लगता है कि आप जिस व्यक्ति को चुनने जा रहे हैं या जिसको आपने चुना है वो ठीक है या चूना लगाएगा आपके साथ, तो आपको पहले से पता रहता है कम से कम। ये अलग बात है कि भारत के नागरिक कहते हैं इससे भी फर्क नहीं पड़ता है, हम उसके बाद भी चुनेंगे वही, वो अलग बात है, लेकिन तभी फर्क तो पड़ना शुरू हुआ है ना इस बात से। नंबर 3, अब उन चीजों पर आते हैं जो जिनमें सुझाव आपको ज्यादा देने हैं। एक शब्द आता है हमारे संविधान में, डिस्क्वालिफिकेशन। और अगर कोई आपसे पूछे डिस्क्वालिफिकेशन का हिंदी अनुवाद क्या है, ये है, बोल के बताओ। निरहता, निरता नहीं, निरर्हता। क्या क्या बात, निरर्हता, ठीक है, या अनर्हता।
इनएलिजिबिलिटी, उसको डिस्क्वालिफिकेशन के अनुवाद के रूप में कहा गया है। अगर आप संविधान का अनुच्छेद 102 पढ़ें और 102 में लगभग 89 और जोड़ने तो 191 हो जाएगा, 191 हो जाएगा। तो आर्टिकल 102 है पार्लियामेंटेरियंस के मामले में, सांसदों के मामले में, कि सांसद कौन से स्थितियों में निरर्ह हो जाएंगे या निर्योग्य हो जाएंगे। और अगर विधायकों के बारे में, एमएलएस के बारे में देखना हो, एमएलएस यानी उनके बारे में आर्टिकल 191 में है। हमारे संविधान के मोटा होने की एक वजह यह भी है कि जो केंद्र के प्रावधान है, लगभग वो सारे प्रावधान फिर से फोटोकॉपी करके जहां जहां प्रेसिडेंट है वहां कर दिया राज्यपाल, लगभग वो सारी चीजें डुप्लीकेट हैं। और कम से कम 70, 80, 90 पेज तो इसलिए ज्यादा मोटा हो गया है कि वो सब बातें बार बार लिखी हुई, 2 बार लिखी हुई हैं। मोटा सा फार्मूला है कि 90 जोड़ते जाइए, 89 जोड़ते जाइए, सारे आर्टिकल्स वैसे के वैसे कॉपी होते जाएंगे। जैसे यहाँ पर 89 है ना, कहीं 90 हो जाता है। इसमें 4-5 प्रावधान है कि कौन व्यक्ति सांसद बनने या बने रहने के लिए अयोग्य माना जाएगा। इसमें कई प्रावधान है, जैसे अगर कोई भारत का नागरिक नहीं है तो अयोग्य है, सीधी सी बात है, भारत का नागरिक ही होना चाहिए। अगर वह मानसिक रूप से विक्षिप्त है तो भारत, मतलब उसको हम एमएलए नहीं बनाएंगे, एमपी नहीं बनाएंगे। ये अलग बात है कि बनाते आमतौर पर ऐसे लोगों को ही है, लेकिन हाँ, उनके पास सर्टिफिकेट ऐसा होता है कि वो विक्षिप्त नहीं है। तीसरा होता है कि यदि वह व्यक्ति अनुन्मोचित दिवालिया है। ये शब्द सुना आप लोगों ने? अनुन्मोचित दिवालिया यानी दिवालिया है और अब तक दिवालियापन से बाहर नहीं निकला है लीगल ग्राउंड पे, उसको बोलते हैं कि वो भी नहीं बनेगा। फिर यदि वह कोई व्यक्ति ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, लाभ का पद धारण करता हो। और उसके बाद एक प्रावधान है 102(5) है या ई है, उसमें लिखा है इसके अलावा संसद अपनी विधियों के तहत तय कर सकती है कि किन किन व्यक्तियों को इससे निर्योग्य घोषित किया जा सकता है। इसके तहत हमारी संसद ने एक विधि बनाई और उस विधि का नाम है, क्या है? रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट। रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951। इसमें बहुत सारी बातें मेंशन की हैं कि किस किस व्यक्ति को हम इस चीज से बाहर कर देंगे। रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट में एक है सेक्शन 8। इसके सेक्शन 8 में एक ऐसी बात थी जिसको हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है, और वो अब जो है 2013 से व्यवस्था बदल गई है। और व्यवस्था क्या थी? पहले क्या व्यवस्था थी, अब क्या व्यवस्था थी? ये 102(e) के तहत मिली हुई शक्तियों के तहत संसद ने कानून बनाया था। तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट यानी कि जन प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 8 के तहत एक प्रावधान यह था कि यदि कोई सांसद या सांसद होने से पहले ही यदि कोई व्यक्ति किसी ऐसे अपराध में दोषी साबित हो जाता है, दोष सिद्ध अपराधी बोलते हैं, कन्विक्टेड हो जाता है, यानी शक नहीं है, दोष साबित हो गया है। तो यदि कोई व्यक्ति किसी ऐसे अपराध में दोष सिद्ध हो जाता है और उसे न्यूनतम 2 वर्षों या अधिक की सजा मिलती है, 2 वर्ष या अधिक की सजा मिलती है। अपराधों का यह भी होता है, जो बहुत छोटा अपराध होता है उसकी सजा भी छोटी होती है, कम होती है। अगर 2 वर्ष की सजा मिल गई तो इसका मतलब है कि उसका क्राइम बहुत छोटा नहीं था और ये शोभा नहीं देता कि ऐसा व्यक्ति ऐसा क्राइम करे। तो ऐसा होने पर उस व्यक्ति को सजा की अवधि, देखो ये जो नुक्ता होता है ना, इसका महत्व यही है, सजा और सजा। मैं एक बार जीवन में सजा था, उसी की सजा मिल रही है, तो समझ में आता है कि सजा और सजा में क्या अंतर होता है। समझ में आ गया आप लोग? तुरंत समझ में आ गया। चल, तो सजा है सजा, ठीक है। तो सजा की अवधि प्लस 6 वर्ष, इतने समय के लिए वह व्यक्ति सांसद या विधायक बनने से या होने से निरर्ह हो जाएगा। है तो खत्म हो जाएगा उतने समय के लिए, नहीं बना हुआ है तो उतने समय तक नहीं बन पाएगा। ये व्यवस्था है, कितनी सुंदर व्यवस्था है। लेकिन इसके साथ में एक बात लिखी थी, परंतु। सारा खेल परंतु में ही होता है, प्रोवाइडेड दैट, परंतु लिखा था कि यदि किसी ऐसे व्यक्ति को दोष सिद्ध हुआ है और सजा मिली है तो 3 महीने के भीतर वह उच्चतर न्यायालय में जा सकेगा। ये उच्चतर न्यायालय कौन सा होता है भाई? एक तो उच्च होता है, एक सर्वोच्च होता है। ये कौन सा है? मतलब जिस कोर्ट से मिली उसके तुलना में ऊंचा न्यायालय, जिस न्यायालय के पास उस अदालत के फैसले की अपील सुनने का अधिकार है, उसको बोलेंगे उच्चतर न्यायालय, हायर कोर्ट, ठीक है। और यदि उच्चतर न्यायालय उसके निवेदन पर स्टे लगा देता है, स्टे किस पर? निवेदन पर नहीं, उसके निवेदन पर सजा पर स्टे लगा देता है, तो जब तक उच्चतर न्यायालय से फैसला नहीं आ जाएगा तब तक उस व्यक्ति की निर्योग्यता भी स्टे लग जाएगा, स्थगित हो जाएगी, यानी वो इलेक्शन लड़ सकेगा, सत्ता में रह सकेगा। ये प्रावधान किया गया था, कोशिश की गई थी किसी तरह से बचा लेना अपराधियों को भी। भाई अपराधी इंसान नहीं होते क्या? उनको एमएलए बनने का अधिकार नहीं है क्या? सांसद नहीं बन सकते वो? तो हमारे देश में अपराधियों तक के मानवाधिकार का ध्यान रखा गया है, इसकी व्यवस्था आरपीए में कर दी गई थी। ये प्रावधान था। इसका फायदा कौन उठाते थे? नेता लोग। अपराध किया, किसी कोर्ट में केस चलो, लोअर कोर्ट में, भारत में कोई भी केस सेशन कोर्ट से ऊपर शुरू हो ही नहीं सकता। और 2 साल की सजा है ना, 2 से 7 साल के बीच की सजाएं जो होती हैं वो तो सेशन जज से भी नीचे कोर्ट में चलता है आमतौर पर। सेशन कोर्ट बड़ी कोर्ट होती है, जो उससे नीचे की कोर्ट्स हैं उनमें आमतौर पर छोटे केस चलते हैं। मान लो किसी कोर्ट में फैसला हुआ, उसके बाद अपील होगी सेशन जज के पास। सेशन जज कौन है? जिले का आपराधिक मामले का जो चीफ जस्टिस है जिले का। सेशन कोर्ट के फैसले के विरुद्ध अपील होगी हाई कोर्ट में, अगर सर्टिफिकेट मिल जाता है उसका, तो और आमतौर पर मिल जाता है, खास बात नहीं है उसमें। फिर सुप्रीम कोर्ट भी जा सकता है मामला, फिर सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू पिटीशन भी हो सकती है, फिर क्यूरेटिव पिटीशन भी हो सकती है। इतने सारे लेवल्स हैं। और व्यवस्था ये थी कि जब तक उच्चतर न्यायालय में मामला लंबित है और स्टे है तब तक उस व्यक्ति को निर्योग्य नहीं माना जाएगा। इसका फायदा क्या उठता था? 20-20, 25-25, 30-30 साल मामले खींचते थे जबकि अपराध किया होता था।
तो सुप्रीम कोर्ट ने 2013 में क्या किया कि सेक्शन 8(4) को, सुप्रीम कोर्ट सेक्शन 8(4) ऑफ रिप्रेजेंटेशन, क्या है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट की धारा को समाप्त कर दिया, खारिज कर दिया। और अब जो व्यवस्था है 2013 के बाद से बड़ी सटीक व्यवस्था है, वो ये है कि यदि किसी भी अदालत ने एक बार कन्विक्ट कर दिया है और 2 साल या उससे अधिक की सजा दे दी है, तो जब तक कोई उच्चतम न्यायालय उस सजा को कैंसिल नहीं करेगा सुनवाई करने के बाद, तब तक वह व्यक्ति निर्योग्य ही माना जाएगा। अब समझिए पहले क्या था, क्या है? पहले यह था कि जब तक अंतिम अदालत से घोषित नहीं होगा अपराधी तब तक चलता रहेगा मामला। अब क्या है, जब तक छूट के नहीं आ जाएगा तब तक उसको दोषी ही माना जाएगा और निर्योग्यता लागू रहेगी। तो ये प्रावधान अच्छा है या बुरा है? अच्छा है, बहुत बढ़िया है, शानदार है। लेकिन डिस्क्वालिफिकेशन के मामले में हम कुछ और सुझाव इसके साथ देंगे। तो पहला आप बोलिए कि सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय था 2013 वाला, इसे रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट में शामिल किया जाना चाहिए और जो 8(4) थी उसकी भाषा बदली जानी चाहिए। तो पहला सुझाव ये है, उससे मामला पक्का हो जाता है। ऐसे डर लगता था कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, अभी कानून में तो लिखा नहीं है। दूसरा जो रिकमेंडेशन मैं बता रहा हूं वो ARC 2 की रिकमेंडेशन है, और ARC 2 की 3 रिकमेंडेशंस पर हम बात करेंगे इस मामले में। देखो, ARC 2 ने रिकमेंडेशन दी जो वैसे भी कई लोग देते रहते हैं, कुछ दिन पहले जिक्र आया भी था। वो रिकमेंडेशन ये है कि यदि कोई व्यक्ति अभियुक्त है, अभियुक्त क्या होता है बताओ जल्दी से? जैसे X ने Y के खिलाफ शिकायत लगाई कि Y ने मेरे साथ कोई दुर्व्यवहार किया है, गलत काम किया है, तो इसमें कौन है अभियुक्त? Y है, जिसके खिलाफ शिकायत हुई। और जिसने शिकायत लगाई वो क्या है? वो कंप्लेनेंट है, वादी है। जिसके खिलाफ शिकायत की वो अभियुक्त या एक्यूज्ड है, आरोपी है, एक्यूज्ड कहते हैं। एक्यूज्ड का मतलब उस पर शिकायत है, अभी साबित होना बाकी है। तो जब अभियुक्त बना कोई व्यक्ति, तो जब केस कोर्ट के पास आता है, कोर्ट पहले क्या करती है? प्राइमा फेसी उसके तथ्य देखती है। जैसे कोई व्यक्ति कंप्लेंट करेगा पुलिस में, तो पुलिस क्या करेगी? FIR लॉन्च करेगी। FIR लॉन्च करने के बाद क्या करना होता है? यदि वो मामला गंभीर किस्म का है तो उस व्यक्ति को अरेस्ट करना होता है। यदि गंभीर नहीं है तो बिना अरेस्ट के काम चलाते हैं। अरेस्ट करना बहुत आसान बात नहीं है। कोग्नाइजेबल ऑफेंस अगर हो, संज्ञेय अपराध हो, संज्ञेय अपराध का मोटा मोटा मतलब ये समझ लें कि जिस अपराध में 3 साल या उससे ज्यादा की सजा होने की संभावना है, सामान्यतः उन सबको बोलते हैं कोग्नाइजेबल ऑफेंसेस। और जिनमें सजा 3 साल से कम की होती है उनको बोलते हैं नॉन कोग्नाइजेबल। ये सामान्य बात है, ठीक है। तो पुलिस देखती है कि अपराध ऐसा है यानी गंभीर है तो अरेस्ट करती है, नहीं बहुत गंभीर तो अरेस्ट नहीं करती है। फिर वो जांच करती है। एक व्यक्ति होता है IO, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर, वो जांच करता है। फिर वो जांच करके कोर्ट के सामने बात को पेश करता है। यदि गिरफ्तारी की जरूरत है तो गिरफ्तार करते हैं, और फिर जज तय करता है कि गिरफ्तारी कंटिन्यू रखें या इसको बेल पे छोड़ दिया जाए। बेल का मतलब है कि कोई व्यक्ति उसकी जमानत देगा, गारंटी देगा कि यदि व्यक्ति इस प्रक्रिया में हेल्प नहीं करेगा तो इसके बदले मैं इतनी धनराशि चुकाऊंगा, मेरी जिम्मेदारी होगी। इसको बोलते हैं कि एक व्यक्ति ने उसकी जमानत ली है, उसकी गारंटी ली है कि वो इस पूरे प्रोसेस में अदालत का साथ देगा और ये व्यक्ति पीछे भाग नहीं जाएगा, आदि आदि आदि, क्योंकि वो दूसरे व्यक्ति से फंस जाएगा। और जमानत कौन देता है? आमतौर पर पेरेंट्स हैं, भाई बहन हैं, अच्छे दोस्त हैं, जिनका नैतिक दबाव, भावनात्मक दबाव उस व्यक्ति पर रहता है कि अगर तुम भाग गए तो फंसेंगे हम। इस वजह से भागता नहीं है, वो खुद ही डंडे खाता रहता है पुलिस के, लेकिन भागता नहीं है उसके बाद। अब जब कोर्ट में बात जाएगी, कोर्ट के पास जब जाता है ना इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर, वो कुछ तथ्य लेके जाता है। कोर्ट पूछती है, हाँ आइयो, इधर आइयो, ये बता कि क्या क्या जांच की। तो आइयो साहब बताते हैं कि सर ये तथ्य पाए गए हैं, ये फैक्ट है, ये गवाही है, सबूत है, ये है, ये है, इसके बेस पर हम कहना चाह रहे हैं कि अपराध हुआ है और केस चलना चाहिए। इस स्टेज को बोलते हैं कि जज तय करता है कि केस चलने लायक है या नहीं है। इसको बोलते हैं प्रथम दृष्टि में देखना, प्राइमा फेसाई देखना कि केस में कितना दम है। अगर तथ्य एकदम 2 कौड़ी के हैं, शिकायत एकदम रद्दी किस्म की है, कोई तथ्य है नहीं, कोई सबूत है नहीं, गवाह है नहीं, तो अदालत क्या बोलती है? डिसमिस्ड, सीधे डिसमिस करती है। और अदालतों का प्रिय शब्द डिसमिस ही है। वो चाहती है केस डिसमिस हो, यहीं खत्म हो, ताकि वो वाला आंकड़ा जो GS में पढ़ते हैं इतने केस पेंडिंग है थोड़ा सा कम हो। तो अदालतें आजकल जिस मूड में आती है, खवाए हुए आती है जजेस की, जैसी केस आएगा बोलेंगे डिसमिस्ड, तो वकील को बहुत ताकत लगा के केस एडमिट करवाना पड़ता है, एडमिशन हो जाए कि हाँ इससे बात होगी। अगर प्राइमा फेसाई जज देखे कि हाँ भाई शिकायत में दम तो है और जो तथ्य आईओ साहब ने दिए हैं वो तथ्य भी पहली नजर में ठीक लग रहे हैं, प्रामाणिक लग रहे हैं, और तथ्य कम से कम इतने प्रामाणिक हैं कि ये केस बनता है, चलना चाहिए, इसको बोलते हैं कि अब वो व्यक्ति अदालत की नजरों में एक्यूज्ड हो गया है, अब केस चलेगा। तो सुझाव ये है कि यदि किसी व्यक्ति, किसी अभियुक्त को प्रथम दृष्टि में प्राइमा फेसाई या फेसी कुछ लोग बोलते हैं FACIE, यदि अदालत ने किसी अभियुक्त को प्रथम दृष्टि में माना है कि अपराध की गंभीर संभावना है, तो इसी आधार पर उसे इलेक्शन लड़ने या सत्ता में रहने के लिए निर्योग्य घोषित कर देना चाहिए, जब तक कि वह उस मामले में अदालत के द्वारा मुक्त ना कर दिया जाए या छूट ना जाए, तब तक ऐसा किया जाना चाहिए। इसको लिखवा दें, लिखिए लिखिए। यदि कोई व्यक्ति किसी गंभीर अपराध के लिए, यदि कोई व्यक्ति किसी गंभीर अपराध, चाहे तो ब्रैकेट में लिख लें, हत्या, बलात्कार, देशद्रोह, नार्कोटिक्स इत्यादि। नार्कोटिक्स समझते हैं? जो ये ड्रग्स नहीं होते, ड्रग्स को खाना नहीं, यूज करना नहीं, कंज्यूम करना नहीं, ड्रग्स का उत्पादन करना, बेचना, स्मगलिंग करना, वो सब, उसमें मृत्युदंड का प्रावधान है। अधिकतम दंड उसमें मृत्युदंड है उस केस में, इतना सीरियस मामला है। और पुलिस के पास ताकत कितनी है इसका अंदाजा यूं लगाइए, अगर पुलिस वाला ठान ले किसी को बर्बाद करने के लिए, कुछ नहीं करना।
किसी वजह से घर की तलाशी लेनी है, 2-3 पैकेट जेब में रख के चले जाना है, और घर में तलाशी लेते हुए एक पैकेट वहीं गिरा देना है और दूसरे पुलिस वाले को ढूंढ लेना है। बस स्मगलिंग और ड्रग्स का व्यापार का आरोप लग गया। अरे यार, पुलिस वालों को मजाक समझते हैं, उंगली का निशान भी तो होना चाहिए। अच्छा उसका, अच्छा मतलब उसके तरीके हैं, उसमें कहा जा सकता है कि इस व्यक्ति ने कपड़े को इस्तेमाल करके ऐसे रखा, ये किया, मतलब इतना उपाय तो हो ही जाएगा कि 2-4 साल बड़े घर में निकले, अंत में सजा मिले चाहे ना मिले। इसलिए कहते हैं कि जब आप पुलिस में जाएंगे, एसपी हो जाएंगे ना, कोई पूछे कि आपको सबसे ज्यादा डर किस चीज से लगता है, बोलना अपने आप से कि मैं शक्ति का दुरुपयोग न कर बैठूं। एसपी इतना पावरफुल आदमी होता है कि अगर ठान ले किसी को बर्बाद करने की तो बर्बाद कर सकता है, बस वो उसकी तुलना में ज्यादा ताकतवर नहीं होना चाहिए, वरना वो एसपी को बर्बाद कर देगा। क्योंकि एसपी को बर्बाद करना भी उतना मुश्किल नहीं होता है अगर मीडिया आपके कंट्रोल में है तो नार्कोटिक्स का ये है, बड़ा खतरनाक मामला होता है। चलो, यदि कोई व्यक्ति किसी गंभीर अपराध में, ब्रैकेट में लिखिए ना, उसके लिखिए अपराध में अभियुक्त है और अदालत ने उसे प्रथम दृष्टया नहीं, अदालत कोई भी हो सकती है, सेशन कोर्ट। क्रिमिनल केस में शुरुआत सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में कभी नहीं होती है, ठीक। और अदालत ने उसे प्रथम दृष्टि में अपराधी माना है, असल में वाक्य गलत हो रहा है, ऐसा करें, और अदालत ने प्रथम दृष्टि में उस कृत्य को गंभीर माना है, तो अभियुक्त को तब तक चुनाव लड़ने या सांसद होने से निर्योग्य घोषित किया जाना चाहिए जब तक न्यायालय उसे निर्दोष सिद्ध न करे। जब तक न्यायालय, छूट गया, तो अभियुक्त को तब तक निर्योग्य घोषित किया जाना चाहिए जब तक न्यायालय उसे निर्दोष घोषित न करे। और या फिर वही हो जाएगा, सजा जो है, सजा प्लस 6 साल, वो तो है ही अगर दोषी बनता है तो। अब इस पर एक डिबेट है कि ये जो सुझाव है ठीक है नहीं, क्योंकि इससे क्या हम ये कह सकते हैं कुछ व्यक्ति के मूल अधिकार खत्म हो रहे हैं? इस मामले में क्या ये कहा जा सकता है कि किसी व्यक्ति का मूल अधिकार खत्म हो रहा है? तो यहां डिबेट दो चीजों के बीच में है। पहला, अभियुक्त का यह अधिकार कि जब तक वो दोषी साबित ना हो तब तक उसको सारे अधिकार मिले, और इसके बदले समाज का यह अधिकार कि यदि किसी व्यक्ति के अपराधी होने की गंभीर संभावना है तो समाज को उससे बचने का रास्ता मिले। ऐसे मामले में प्राथमिकता किसको मिलेगी, व्यक्ति को या समाज को? और ये राइट जो है, राइट टू कंटेस्ट इलेक्शन, ये फंडामेंटल राइट है, लीगल राइट है। हमेशा ध्यान रखिए कि लीगल राइट्स को उतना महत्व नहीं देना है जितना महत्व फंडामेंटल राइट्स है, तो आप इसको खारिज कर सकते हैं। ARC 2 का तीसरा सुझाव यहां पर लिखिए, भ्रष्टाचार के आरोपों को भी निर्योग्यता का आधार माना जाना चाहिए। मतलब यदि किसी ने भ्रष्टाचार किया है तो उसको भी मतलब कुछ समय के लिए इलेक्शन लड़ने से डिबेयर कर देना चाहिए, निर्योग्य घोषित करना चाहिए। अभी भ्रष्टाचार के मामले उस सूची में शामिल नहीं है, वो शामिल होना चाहिए। अगला सुझाव ARC का है, सांसद विधायक दोनों आएंगे, जनप्रतिनिधि बेसिकली। चौथा ARC 2 का सुझाव है, यदि किसी प्रतिनिधि ने चुनाव से पहले या बाद में अपनी जानकारियां गलत प्रकाशित की हैं, दी हैं, तो इसे भी निर्योग्यता के लायक कृत्य माना जाना चाहिए। ठीक है। अब एक शब्द आता है डिफेक्शन। जल्दी से बताओ हिंदी में क्या बोलेंगे इसको? दल बदल। डिफेक्शन यानी दल बदल। असल में जब भारत आजाद हुआ ना, उस समय पॉलिटिक्स और इथिक्स एकदम हाथ में मिला के चल रहे थे। महात्मा गांधी, नेहरू, इस तरह के लोग थे, तो लोगों को भरोसा था कि राजनीति में नैतिकता बनी रहेगी। बाद में लोगों ने साबित किया कि नहीं, गलतफहमी आप लोगों को है, और तब हमें ऐसा प्रोविजन सोचने पड़े। अब देखिए डिफेक्शन का क्या मामला है। 1960-70 के दशक में अचानक एक नया खेल शुरू हुआ जिसका चरम रूप अभी अमित शाह जी की योग्यताओं में दिख रहा है। डायरेक्ट डेमोक्रेसी, जो चुन के आए पार्टी में आ गए, सरकार पार्टी की हो गई, वही मुख्यमंत्री है, वही विधायक है, किंतु उनकी पार्टी चेंज हो गई है, और इस प्रकार सरकार हमारी हो गई है। तो जब दल बदल वाला खेल शुरू हुआ तो नंगा नाच जिसको बोलते हैं ना, वो होना शुरू हुआ। और इस मामले में जिन राज्यों ने सबसे बड़ी भूमिका निभाई उसकी शुरुआत हरियाणा से ही हुई थी। शुरुआती 2-3 जो खेल हुए, हरियाणा में एक CM थे जिनका नाम था भजन लाल, सुना इनका नाम? कांग्रेस में थे, बीच में कांग्रेस में नहीं थे, फिर कांग्रेस में थे, इस तरह का खेल था। एक बार यह हुआ कि इनको सत्ता नहीं मिल पाई तो अपनी पूरी पार्टी को चेंज करके नई पार्टी में कन्वर्ट कर दिया, नई सरकार बना ली अपनी। और तब लगने लगा कि इसका मतलब इलेक्शन जीतना, जनता से वोट मांगना, वो सब बेकार की बातें। सारी बात यह कि इलेक्शन जीतने के बाद विधायक और सांसद क्या खेल खेलेंगे, सारा खेल तो ये हो गया। और इस चीज में जो व्यक्ति सबसे ज्यादा फंस गया था उसका नाम था राजीव गांधी। जो डिफेक्शन वाला मामला था, दल बदल वाला मामला, उसमें क्या होता था कि जो CM है या PM है हमेशा खतरे में रहता था कि मैं आज बहुमत में हूं, सुबह उठा बहुमत में नहीं हूं,
रात ही रात में शरद पवार और अमित शाह मिल लिए थे। ये अजीत पवार चला गया था रात घूमने के लिए और बहुमत रहा ही नहीं, और ऐसी कुछ आपद आन पड़ी कि सुबह 4 बजे ही शपथ ग्रहण करवाना पड़ा। ऐसा हो जाता था। राजीव गांधी ने 1984 में, आपको पता है कि जो उनकी माता जी थी उनकी हत्या हो गई थी, 31 अक्टूबर 1984 को हत्या हुई, और उसी दिन एक आध घंटे बाद राजीव गांधी को भारत का प्रधानमंत्री नियुक्त किया। ज्ञानी जैल सिंह उस समय के राष्ट्रपति थे, और वो बहुत ही स्वामी भक्त राष्ट्रपति थे, और वो इंदिरा गांधी को अपने स्वामी की तरह ट्रीट करते थे। तो बेटे को बनाया पीएम, फिर इलेक्शन हुआ। सीधी सी बात है कि जब इंदिरा गांधी की हत्या हुई तो पूरे देश में दंगे तो हुए थे बहुत जम के उस समय। 84 के दंगों की कहानी सुनते हो ना आप लोग, क्योंकि मध्य प्रदेश का सीएम 84 के दंगों का एक बड़ा अभियुक्त था। क्या नाम है उनका? कमलनाथ। ये कमलनाथ जो थे, ये राजीव गांधी के जो अपना कोर ग्रुप था उसके व्यक्ति थे। इन पर खूब आरोप है, जगदीश टाइटलर दिल्ली में थे, उन पर खूब आरोप है कि दंगे करवाए थे। एक दो और थे, अब उनकी मृत्यु हो गई, उनका नाम आजकल नहीं आ रहा है। हाँ, जैसे सज्जन सिंह का खूब नाम आया, एचके लोहिया का खूब नाम है, उन सबकी बात कर रहे हैं। तो राजीव गांधी ने जब इलेक्शन करवाया तो इलेक्शन का रिजल्ट ये आया कि उनको 411 सीटें मिली, जो बाद में 3 और बढ़ के 414 सीटें हो गई लोकसभा में। ये आज तक का सबसे बड़ा बहुमत है। इतना बहुमत नेहरू जितनी मेहनत करके नहीं ला पाए, इंदिरा गांधी नहीं ला पाई, अभी देखिए विष्णु के 10वें अवतार भी नहीं ला पा रहे। इतना बहुमत पूरे भारत के इतिहास में एक ही व्यक्ति को मिला है, वो है राजीव गांधी। और क्यों मिला? क्योंकि मम्मी की मृत्यु हो गई थी। कंडोलेंस के तौर पर उसको पीएम बनाया गया कि तुम पीएम बनो, 5 साल संभालो। अब इतने सारे सांसद लेके राजीव गांधी बैठे हुए थे, इनको लग रहा था कि आज मेरे साथ है, कल पता नहीं कहाँ होंगे, कोई भरोसा ही नहीं होगा। और उनमें वो सारे चेहरे भी थे जिनका इतिहास ऐसा था। तो राजीव गांधी को लगा इनको संभालूं कैसे 5 साल तक। पॉलिटिकल एक्सपीरियंस इनका 0 से थोड़ा ही कम था, तो इनको बहुत ज्यादा आइडिया था नहीं कैसे संभालें। तो उसी साल हमारे देश में 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट पास हुआ। अपना संविधान में जब भी कोई संशोधन हुआ ना, उस समय का इतिहास जानिए, तब आप समझेंगे कि कोई संशोधन क्यों हुआ। वो सारे संशोधन संविधान में तो होते हैं, दरअसल वो कुछ और कर रहे होते हैं बेसिकली, वो समझना बहुत रोचक होता है। तो 52nd अमेंडमेंट 1984 के इलेक्शन के एकदम बाद 1985 की शुरुआत में ही क्यों हुआ, ये उसका इतिहास है। इन 414 को संभालना था, तो नियम बनाया कि यदि 1/3 से कम व्यक्ति अलग होंगे तो इसको डिफेक्शन माना जाएगा, और ऐसे व्यक्ति की जो सांसदी है या विधायकी है वो छीन ली जाएगी। कम से कम 1/3 लोग अलग होंगे तब ठीक है, तब कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि अगर 30 लोग हैं, 10 अलग हो गए तो चलेगा, 10 से कम अलग नहीं हो सकता। यानी कि अकेले नहीं जाना है, इकट्ठा होकर जाना है, ये नियम बनाया गया। और कहा गया कि 2/3 है तो मर्जर है, 2/3 में तो कोई दिक्कत है ही नहीं, वो तो वैसे भी कोई दिक्कत नहीं है कि 2/3 लोग तो ये भी क्लेम कर सकते हैं कि पार्टी का नाम हमारे पास ही रहेगा, बाकी 1/3 को पार्टी से बाहर कर दें, ये संभावना भी दी गई, लेकिन उससे कम नहीं। सिंपल सा मतलब था कि 411 414 है, 3 से इसको भाग कर लो, कितना बनेगा? 130 40 कैसे बन जाएगा ना, 138 बन जाएगा 414 में। 138 सांसद एक साथ मिलकर अलग होंगे तो सांसद रह पाएंगे, वरना उनकी सांसदें छिन जाएगी। और 138 इकट्ठे होंगे की संभावना बहुत कम है। सरकार की इंटेलिजेंस भी तो होती है, आईबी भी लगी होती है सबके पीछे, चेक करती रहती है कौन किससे बात कर रहा है आजकल, कहाँ फोन कर रहा है, सब पता रहता है सरकार को। तो राजीव गांधी को सुरक्षा महसूस हुई कि अब ठीक लग रहा है, अब कोई जाएगा नहीं, कोई जाएगा नहीं 5 साल तक। सरकार धूमधाम से चली। आगे चल के हमारे देश में छोटी पार्टी ने खेल खेला खूब। उसमें था कि अगर कोई निर्दलीय है तो इलेक्शन लड़ने के 6 महीने के अंदर, नहीं निर्दलीय तो जा ही नहीं सकता किसी पार्टी में, तो निर्दलीय व्यक्ति किसी पार्टी में नहीं जाएगा। लेकिन अगर कोई व्यक्ति ऐसा हो जो जैसे राष्ट्रपति ने मनोनीत किया है, ऐसा कुछ है, तो उसको 6 महीने के अंदर पार्टी चूज करने का अधिकार है। अब इस खेल का फायदा कैसे उठाया? माधवराव सिंधिया ने कमाल किया, कांग्रेस से अलग हुए, अपनी पार्टी बनाई मध्य प्रदेश विकास पार्टी। उससे एक ही उम्मीदवार था, एक ही सीट पर लड़ा, वो कौन थे? माधवराव सिंधिया, और जीत गए। एक आदमी एक पार्टी। बाद में हुआ कि मर्ज कर जाएं तो कोई दिक्कत नहीं है, जहां जहां जाते थे 100% जाते थे, ना 1/3 की दिक्कत, ना 2/3 की दिक्कत, ना निर्दलीय की दिक्कत। तो सिंगल मेंबर पार्टी बनी, और सिंगल मेंबर पार्टी यहां से वहां घुस जाए, वहां से यहां घुस जाए, ये सब खेल शुरू हुआ। और राजीव गांधी को लगा कल को मान लो सुप्रीम कोर्ट बीच में अड़ जाए, तो इसमें लिखवा दिया कि निर्योग्यता का फैसला करने की शक्ति केवल और केवल स्पीकर के हाथ में होगी। लोकसभा में अध्यक्ष, राज्यसभा में जो उपसभापति है उसके पास रहेगी, ऐसी विधानसभा अध्यक्ष, विधान परिषद में उपसभापति, उनके पास ये शक्ति रहेगी। ये किस लिए किया? क्योंकि रूलिंग पार्टी का स्पीकर आमतौर पर होता ही है। लोकसभा में उनके अपने स्पीकर, राज्यसभा में उनके अपने उपसभापति, सभापति सब थे। बलराम जाखड़ उस समय हमारी लोकसभा में अध्यक्ष बन गए थे, उसी समय की बात है, और वो स्वामी भक्त अध्यक्ष माने जाते थे। जैसे जैल सिंह स्वामी भक्त राष्ट्रपति थे, वैसे ये भी थे। एकदम क्लियर था, डिफेक्शन हुआ या नहीं हुआ तय करेगा स्पीकर। स्पीकर कौन है? रोज शाम को घर पे आता है, हम जो कहेंगे वही तय होगा। और साफ लिखा था कि स्पीकर के फैसले का किसी भी अदालत में कोई जुडिशियल रिव्यू नहीं हो सकेगा, NJR, नो जुडिशियल रिव्यू। इतना मोटे मोटे शब्दों में लिखा था नो जुडिशियल रिव्यू, ये सुप्रीम कोर्ट भी देखे तो कितना भी एक्सरे वाला चश्मा हो दिख जाए, लिखा है नो जुडिशियल रिव्यू, ऐसे लिखा। उसके बाद स्पीकर ने जो खुला खेल फर्रुखाबादी शुरू किया, अपनी अपनी पार्टी के हिसाब से कार्यक्रम चलाए सारे के सारे। उसमें एक व्यक्ति ने ऐसा खेल खेला, उनका नाम है केसी नाथ त्रिपाठी, उत्तर प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष थे, अभी शायद राज्यपाल बन गए हैं। कहाँ के राज्यपाल हैं? पश्चिम बंगाल के। हाँ, सही जगह भेजा उनको एकदम। वो आदमी तबाह कर देगा वहां के मुख्यमंत्री को, कर रखा है ना। हाँ, अरे भाई क्या खेल खेला, आप कल्पना कीजिए। वो बीजेपी के सक्रिय सदस्य रहे हैं। अब बीजेपी के शासन में राज्यपाल होने का और क्या मतलब है कि उसी पार्टी के रहे होंगे, सीधी सी बात है। बीजेपी की सरकार चल रही थी, बीएसपी का समर्थन था, बीएसपी बिगड़ गई, बिदक गई अचानक, तो बीएसपी से कुछ लोग अलग हो गए। कुल 63 लोग थे,
और जो अलग हुए उनकी संख्या करीब 14 लोगों की संख्या थी। अलग होकर बीजेपी को सपोर्ट कर दिया, हल्ला मच गया। एंटी डिफेक्शन लॉ किस लिए बनाया था? केसी नाथ त्रिपाठी इनको निर्योग्य घोषित करो बीएसपी के लोगों को। अच्छा, बीएसपी के इन 14 लोगों से ही सरकार बची थी बीजेपी की। केसी नाथ जी धर्म संकट में थे, क्या करें? तो उन्होंने ऐसी मौलिक व्याख्या की कि जो स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी उस दिन हिला हल्का सा, जो आंख में पट्टी थी ना वो हल्का सा हिला उस दिन जोर जोर से, कि इतनी मेधा मेरे अंदर क्यों नहीं आई। तो पहले घोषणा करवा दी थी कि 21 लोग हटे हैं, 21 हटे हैं। अगले दिन क्या हुआ, उनमें से 7 ने राज्यपाल को बताया कि हम नहीं हटे हैं। केसी नाथ को लगा मजा आ गया, वंडरफुल। उन्होंने फैसला किया कि देखिए 63 में से पहले 21 निकले थे जो कि 1/3 है, इसलिए ठीक है। 21 में से बाद में 7 वापस चले गए जो इसका 1/3 है। और ये भी ठीक है। और ये 14 61 63 में से नहीं निकले हैं, ये 21 में 14 है, और इसलिए इसको डिफेक्शन नहीं माना जाएगा। लोगों ने कहा ये क्या बात है? बोले स्पीकर कौन है? स्पीकर मैं हूं, तेरे दम मेरे कुछ कर ले, जो कर सकता कर ले हमारा। तो मतलब अगर मुझे भारत में एक लोकसभा विधानसभा अध्यक्ष को चुनना हो मेधा के मामले में, तो वो है केसी नाथ त्रिपाठी। वो बहुत बड़े वकील रहे हैं, मतलब बहुत बड़े संवैधानिक वकील रहे हैं इलाहाबाद हाईकोर्ट में, सेंटर में, और सारी वकालत का इस्तेमाल किया विधानसभा अध्यक्ष के पद पर। ये देखने के बाद तो सारे स्पीकर को लगा हम कैसे पीछे रह जाएंगे, दे दनादन फैसले करना शुरू कर दिए। फिर अंत में एक बार क्या हुआ, नॉर्थ ईस्ट के 2 राज्यों में एक साथ खेल हुआ, तो उसके बाद एक केस हुआ जिस पर यूपीएससी ने 2 साल पहले सवाल भी पूछा। उसका नाम था किहोतो होलोहान वर्सेस जाचिल्हू। जाचिलू नहीं, जाचिल्हू ये नाम है। ये सवाल पूछा यूपीएससी ने शायद पिछले साल या 2 साल पहले कि किहोतो होलोहान मामले में सुप्रीम कोर्ट ने क्या निर्णय दिया और बेसिक स्ट्रक्चर में क्या शामिल किया, ये सब सवाल पूछा। तो किहोतो होलोहान बनाम जाचिल्हू, ये नाम ठीक जैसे पहाड़ी यात्री होते बचपन में ना, वैसे याद करना इसको। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने सीधे सीधे बोल दिया कि 10वीं अनुसूची, पता ना एंटी डिफेक्शन लॉ 10th शेड्यूल में है, 10वीं अनुसूची का उतना हिस्सा अवैध है जो कहता है कि स्पीकर के फैसले का जुडिशियल रिव्यू कोई अदालत नहीं कर सकेगा। तो नो जुडिशियल रिव्यू का हिस्सा अवैध है, और जुडिशियल रिव्यू संविधान का मूल ढांचा है। जुडिशियल रिव्यू संविधान का मूल ढांचा है, ठीक है। और ये ठीक किया गलत किया? ठीक किया, वरना स्पीकर ने जो मजाक बना रखा था इसका। सेकंड एआरसी का सुझाव ये है कि डिफेक्शन के मामले में फैसला करने की शक्ति स्पीकर से ले लेनी चाहिए। नोट कर लीजिए कि दल बदल के मामले में फैसला करने की शक्ति राष्ट्रपति और राज्यपाल के पास होनी चाहिए। दल बदल के मामले में फैसला करने की शक्ति राष्ट्रपति या राज्यपाल की होनी चाहिए, जो चुनाव आयोग की सिफारिशों के आधार पर फैसला करें, या सलाह, चुनाव आयोग की सलाह के आधार पर फैसला करें। दल बदल के मामले में फैसला करने की शक्ति राष्ट्रपति और राज्यपाल की होनी चाहिए, जो चुनाव आयोग की सलाह के अनुसार फैसला करे। ठीक। इसके अलावा पॉलिटिकल करप्शन कम करने का एक उपाय है, अगर आप कोलिशंस को थोड़ा सा कंट्रोल कर पाए। कोलिशन को हिंदी में क्या बोलेंगे बताइए? ठगबंधन या गठबंधन? कुछ लोग कहते हैं महाठगबंधन, गठबंधन। तो कोलिशन पॉलिटिक्स तो हमारे समय का सच है जिससे आंख बंद कर नहीं सकते। आप लोग जिस समय पैदा हुए थे, जिस समय आप थोड़ा बचपन में होंगे, उस समय भारत की स्थिति ये हो गई थी कि भारत के इतिहास में 1951 से इलेक्शन शुरू हुए, हमेशा पूरी सरकारें बनी। 67 के आसपास थोड़ी सी दिक्कत आई, बल्कि 69 में ये दिक्कत, जब इंदिरा गांधी को पहली बार डीएमके से और सीपीएम से समर्थन लेना पड़ा। उसी कीमत भी चुकाई उन्होंने, ठीक से कीमत चुकाई। उसमें सीपीएम में ज्योति बसु थे और डीएमके में करुणानिधि, जो भगवान से 2 साल छोटे थे, वो सीएम बन चुके थे उस समय। इन दोनों से समर्थन लेना पड़ा क्योंकि मोरारजी पार्टी ने 69 के राष्ट्रपति चुनाव के बाद इंदिरा गांधी का साथ छोड़ दिया था। आपको पता है 69 के राष्ट्रपति चुनाव आज तक अकेला चुनाव है जिसमें सत्तारूढ़ दल द्वारा दिए गए राष्ट्रपति पद के व्यक्ति को हारना पड़ा था। नीलम संजीवा रेड्डी हार गए थे, वीवी गिरी जीत गए थे, क्योंकि इंदिरा गांधी ने कहा था अंतरात्मा की आवाज पे वोट डालना। नीलम संजीवा रेड्डी राष्ट्रपति थे कांग्रेस पार्टी के, प्रधानमंत्री थे इंदिरा गांधी से बिना पूछे उनका नाम लिखा गया, और योजना थी कि इंदिरा गांधी को कंट्रोल करेंगे। इंदिरा गांधी समझ गई कि ये मामला ठीक नहीं होगा, वीवी गिरी से बोली तुम राष्ट्रपति के चुनाव लड़ो फिर से। पहले से राष्ट्रपति थे, वो उपराष्ट्रपति शायद। और उस समय पहली बार क्या हुआ, बहुत रोचक स्थिति बनी। 67 में क्या हुआ था कि तीसरे राष्ट्रपति हमारे बने थे जाकिर हुसैन, उनकी मृत्यु हो गई 2 साल बाद, राष्ट्रपति मर गए, उपराष्ट्रपति चुनाव लड़ने चले गए। उसी समय एक्ट पास हुआ कि अगर राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों नहीं होंगे तो सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस राष्ट्रपति होगा, वो नहीं होगा तो सीनियर मोस्ट होगा। और उसी समय हिदायतुल्लाह साहब पहली बार राष्ट्रपति बने, क्योंकि सिचुएशन ऐसी हो गई थी। वीवी गिरी इलेक्शन जीत गए, सेकंड काउंटिंग में जीते, पहली बार सेकंड काउंटिंग में राष्ट्रपति के चुनाव में। और जैसे ही वो राष्ट्रपति पद पे जीते, मोरारजी एंड कंपनी, कामराज एंड कंपनी, जो लोग इंदिरा गांधी को कंट्रोल करना चाह रहे थे, सबको इतना गुस्सा आया कि इंदिरा गांधी के खिलाफ विद्रोह कर दिया। और तब इंदिरा गांधी ने क्या किया, डीएमके सीपीएम से समर्थन लिया। पहली बार कोलिशन पॉलिटिक्स वहां देखी गई केंद्र में, राज्य में तो शुरू से थी। फिर 71 में इलेक्शन करवाया, धूम मचा दी। उसके बाद तो पाकिस्तान के 2 हिस्से कर दिए, बाकी सबको छोड़िए, क्या किया उनका। और फिर 84 तक कोई दिक्कत नहीं आई। 84 में भी दिक्कत नहीं थी, 89 तक दिक्कत नहीं। 89 से लेकर 2003 तक का जो फेज हमारे देश में रहा है, उसमें हमेशा कोलिशन पॉलिटिक्स चली। और सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति इस मामले में जो हुए 1999 से 2004 तक अटल बिहारी वाजपेयी, 24 पार्टियों की सरकार चलाई थी।
24 पार्टियों की सरकार। और उस समय सुषमा स्वराज ने एक कथन बोला था बड़ा अच्छा, कि 24 बिगड़े हुए बच्चों को वही मां संभाल सकती है जिसमें बहुत धैर्य हो। और इस समय देश में एक ही मां है, अटल बिहारी वाजपेयी, कोई दूसरी मां है नहीं इस समय देश में। 2004 के बाद चीजें थोड़ी बदलनी शुरू हुई, यूपी आया तो चीजें थोड़ी स्टेबल होनी शुरू हुई। और फिर विष्णु के 10वें अवतार जब आए, तब 2014 में 1984 के बाद 30 साल बाद पहली बार एक ही पार्टी का बहुमत लोकसभा में आया, 30 साल बाद आया है। और उसके बाद 2019 में फिर आ गया है। तो मोटी मोटी बात अगर मैं कहूं तो 1989 से 2014 के 25 साल कोलिशन पॉलिटिक्स के साल थे। धीरे धीरे मैच्योर भी हो गया था, लेकिन वो कितना मैच्योर होता है हाल ही में महाराष्ट्र में आपने देख लिया है। तो कोलिशन में जो सेकंड एआरसी का सुझाव है वो बड़ा सिंपल सा सुझाव है, और वो सुझाव एक वाक्य में आप नोट कर लें कि यदि गठबंधन का कोई दल गठबंधन से अलग होता है, यदि गठबंधन का कोई दल गठबंधन से अलग होता है, तो उसके सदस्यों को पुनः जनता के सामने जाकर, तो उसके सदस्यों को पुनः जनता के समक्ष जाकर निर्वाचित होना होगा, निर्वाचित होना होगा। वे तत्काल निर्योग्य हो जाएंगे, वे तत्काल निर्योग्य हो जाएंगे। देखिए, एक तो नंबर गेम होता है, जैसे महाराष्ट्र में जो हुआ। एक बार हम ये भूल के बात करें कि हम कौन सी पार्टी के समर्थन में, कौन सी पार्टी के विरोध में है। नंबर गेम तो डेमोक्रेसी में है ही भाई, है ना। शिवसेना को जितने लोगों ने वोट दिया, कांग्रेस को जिसने दिया, और तीसरी पार्टी कौन सी है जो राष्ट्रीय विकास कांग्रेस बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, कांग्रेस, हाँ, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी, राष्ट्रीयवादी कांग्रेस पार्टी, है ना। तो इन तीन दलों को कुल मिलाकर जितने विधायक मिले, वो तीनों दलों के विधायक मिलकर बहुमत तो हैं। और हम कह सकते हैं कि इन तीनों के विधायकों का एक साथ मिलकर सरकार चलाना, इसका मतलब है कि जनता की राय का सम्मान हुआ ही है। क्योंकि जनता में 50% से ऊपर लोगों ने, 50% से ऊपर विधायक जनता ने इन तीन पार्टियों के ही बनाए थे, और इन तीनों का मिलकर सरकार चलाना कुल मिला के जनता की इच्छा का प्रतिनिधित्व माना जा सकता है। एक तर्क ये है। दूसरा तर्क भी है, दूसरा ये है कि बीजेपी और शिवसेना साथ साथ लड़े थे, और कांग्रेस और दोनों साथ में हुए थे अंत में, या अलग ही लड़े थे, चलो जो भी था देख लीजिएगा, है ना। ये साथ में लड़े, मान लीजिए बीजेपी शिवसेना साथ में लड़े। ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो बीजेपी के समर्थक होंगे, किंतु शिवसेना के उम्मीदवार को वोट डाल दिया होगा, सिर्फ इसलिए कि इसको जितवाएंगे तो बीजेपी की सरकार बनेगी। ऐसे शिवसेना में कई लोगों ने कि भाई हैं तो शिवसेना के, पर बीजेपी भी ठीक है, उसको वोट डाल देते हैं। कुछ ऐसे भी लोग होंगे कि ये अलग अलग होते तो वोट ना डालते, लेकिन साथ थे तो सोचा होगा कि दोनों मिलकर सरकार चलाएंगे तो ठीक होंगे, वोट डाल देते हैं। जो न्यूट्रल हैं लोग, ऐसे लोग बहुत सारे होंगे। इसलिए अगर बाद में कोalition टूट गया और शिवसेना ने कहा कि ना अब हम तीनों हैं, तो क्या इसमें बहुत सारे मतदाताओं के विश्वास के साथ छल वाली बात है या नहीं, ये बात भी है। इसलिए सेकंड एआरसी का सुझाव है कि अगर कोalition किया है, स्पेशली प्री पोल अलायंस अगर है, इलेक्शन से पहले का है, तो इलेक्शन से पहले के अलायंस में विशेष रूप से यदि कोई दल उस गठबंधन से निकलता है, तो उस दल के मेंबर्स को फिर से इलेक्शन लड़ना होगा, और हम इस बात को बिना उसके एडमिट नहीं करेंगे। ठीक सुझाव है या बुरा सुझाव है? अच्छा सुझाव है, शानदार सुझाव है। अगला सुझाव लिखिए कि जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है या बाकी इलेक्शन कमिश्नर, सीईसी एंड जो अदर ईसीज हैं, इनका सिलेक्शन कैसे होगा। तो इसमें जो रूल था, वो रूल तो ये था, अगर आप संविधान का अनुच्छेद 324 पढ़ेंगे, उसमें लिखा हुआ है कि राष्ट्रपति नियुक्त करेगा उस विधि से जो विधि संसद तय करेगी, यानी संसद द्वारा तय की गई विधि से राष्ट्रपति इलेक्शन कमिश्नर को नियुक्त करेगा। यह मामला लिखा हुआ था। संसद नेहरू जी के हाथ में थी पूरी तरह से, और कोई क्यों अपनी शक्ति कम करना चाहेगा। तो संसद ने यह कह दिया कि प्रधानमंत्री अपने विवेक से इलेक्शन कमिश्नर को नियुक्त करेगा। अब आप ये बताइए कि इलेक्शन कमिश्नर की नियुक्ति पीएम के हाथ में हो, और इलेक्शन कमिश्नर आपको पता है कितना ताकतवर पद है, पूरे चुनाव की प्रक्रिया में मतलब उसकी तूती बोलती है, सारी ताकत उसके हाथ में आती है। उस समय क्या सीएम क्या पीएम सब उसके सामने छोटे पड़ जाते हैं। वो देश में किसी भी अधिकारी का तबादला कर सकते हैं, किसी को उठा के पटक दिया वहां पर सीधे आदेश जाता है राज्य के शासन को, निम्नलिखित अधिकारी का तबादला किया जाता है चुनाव आयोग, सीएम की हिम्मत नहीं कि चूं भी कर सके, सब तबादले हो जाते हैं उस समय। ये ताकत होती है उसके पास। और यदि कोई ऐसा व्यक्ति जो पीएम या सीएम के नजदीकी व्यक्ति है, उसको चुनाव आयुक्त बना दिया गया, और पीएम ने कहा देख तेरे रिटायरमेंट में 4 महीने बचे हैं, 3 महीने में इलेक्शन पूरे होने हैं, तू चुनाव जितवा, फिर देख तू मैं क्या करता हूं। तू अमेरिका में भारत का राजदूत बनेगा, कर तू काम कर, नहीं तो चंद्रमा पर पृथ्वी का राजदूत बनेगा तू बस काम करके दिखा मुझे। और फिर वो पूरे मनोयोग से जुट जाता है कि किसी तरह से मोदी जी को या किसी राहुल जी को जितवाना है बस। फिर वो क्या करेगा, चुन चुन के हर राज्य में जहां जहां मामला फंस रहा है वहां ऐसे डीएम अपॉइंट करवाएगा जो उस पार्टी के समर्थक हो। और डीएम भी अपने इलाके में उतना ही होता है जितना पीएम होता है केंद्र में, और डीएम इलेक्शन का चीफ ऑफिसर भी होता है जिले का अपना। मतलब इतनी ताकत होती है कि अगर डीएम के ऊपर इलेक्शन कमिश्नर का हाथ हो तो फिर लोकतंत्र की ऐसी की तैसी, बस इलेक्शन कमिश्नर का हाथ होना चाहिए, फिर कोई खौफ नहीं रहता। इसलिए इलेक्शन कमिश्नर की नियुक्ति अगर सत्तारूढ़ दल के हाथ में होगी तो इलेक्शंस फेयर नहीं होंगे। इसलिए क्या होना चाहिए, एक कमेटी के माध्यम से सिलेक्शन होना चाहिए। तो लिखिए सेकंड ईयर का सुझाव क्या है कि चुनाव आयुक्त का चयन निम्नलिखित सदस्यों की समिति के माध्यम से हो।
चुनाव आयुक्त का चयन निम्नलिखित सदस्यों की समिति या कॉलेजियम के माध्यम से हो। इसमें लिखिए नंबर 1 पीएम प्रधानमंत्री, दूसरा लोकसभा अध्यक्ष, तीसरा लिखिए लोकसभा में नेता विपक्ष। अब तो नेता विपक्ष ही नहीं रहा देश में, ऐसा हाल कर दिया है। फिर से बोल दें, अच्छा लगा? लिखो, पहले लिखो प्रधानमंत्री, दूसरा लिखो लोकसभा अध्यक्ष, तीसरा नेता विपक्ष लोकसभा, चौथा राज्यसभा के उपसभापति, नंबर 5 लिखो कानून मंत्री या विधि मंत्री, लॉ मिनिस्टर। इन 5 की समिति होनी चाहिए, ये लोग मिलकर चुने कि इलेक्शन कमिश्नर कौन होगा। एक आप चाहे तो अलग से बात लिख लें कि वर्तमान में प्रायः ऐसी ही व्यवस्था चल भी रही है। ये सरकार ने इंटरनली सारे दलों ने मिलकर खुद ही फैसला कर लिया था और अब चीजें आमतौर पर ऐसी ही चल रही हैं। अब एक मामला क्या होता है कि इलेक्शन में कोई क्राइम कर दे, उसको पता है कि फैसला होते होते अदालत में टाइम लग जाएगा, तो चुनाव संबंधी मामलों का शीघ्र निपटान, चुनाव संबंधी मामलों का शीघ्र निपटारा या निपटान, स्पीडी प्रोसेस ऑफ इलेक्टोरल पिटिशंस, इलेक्टोरल केसेस। अगर आपने इलेक्टोरल केसेस से सुना हो तो यदि कोई विधानसभा या लोकसभा या राज्यसभा, विधान परिषद, इन चारों हाउसेस के लिए किसी व्यक्ति ने चुनाव लड़ा और किसी दूसरे व्यक्ति ने कहा कि इसका चुनाव अवैध है, ठीक है, इन चारों सदनों के लिए, कौन कौन सी, विधानसभा, विधान परिषद, लोकसभा, राज्यसभा, तो उसके विरुद्ध जो केस होता है उसको बोलते हैं इलेक्टोरल पिटिशन या इलेक्टोरल केस, चुनाव संबंधी याचिका। अभी की व्यवस्था यह है कि यह केस सीधे हाई कोर्ट में जाता है और हाई कोर्ट का फैसला आमतौर पर इस मामले में अंतिम मानते हैं। कभी कभी सुप्रीम कोर्ट में अपील जाए तो जाए, वरना आमतौर पर हाई कोर्ट का फैसला अंतिम होता है। और रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट में लिखा है कि प्रायः ऐसे मामलों का निपटारा 6 महीने में हो जाना चाहिए। यानी चुनाव हुआ, चुनाव के 6 महीने के अंदर अंदर ऐसे केसेस सेटल हो जाए ताकि 4.5 साल तक व्यक्ति ठीक से काम करे, अगर वो सच में एलिजिबल है तो। प्रैक्टिकली हाई कोर्ट ऐसा कर नहीं पाते हैं, कभी कभी तो बहुत मजेदार सीन बनता है। 5 साल खत्म होने में 3 महीने रह गए, तब आता है कि ये निर्योग्य है क्योंकि इलेक्शन गलत तरीके से जीता था, तो पूरा पौने 5 साल वो सुख भोग चुका होता है। फिर कहता है मजा आ गया, मजा आ गया। तो स्पीड से काम होना चाहिए। और यदि इलेक्शन है पंचायत का या नगर पालिका का, तो इसके लिए उसमें जो 73rd 74th अमेंडमेंट है उसके तहत व्यवस्था है कि उसके लिए ट्राइब्यूनल्स राज्य की सरकार मतलब स्थापित करती है, तो स्टेट ट्राइब्यूनल सेटअप करता है, बताता है कि कहाँ पंचायत के केसेस जाएंगे। यह है स्थिति। सेकंड एआरसी का सुझाव क्या है? हमारे संविधान में एक आर्टिकल है 323A ट्राइब्यूनल्स के बारे में। जी नहीं, वो पंचायत के मामले में हमारे संविधान में ये लिखा हुआ है। पंचायत के मामले में क्या है कि संविधान ने बहुत सारी शक्तियां तो राज्यों को दे रखी हैं और बहुत सारे संविधान में लिख दिया है। तो संविधान में जो शक्तियां राज्यों को दी गई उनमें से एक शक्ति यह है कि हर राज्य का विधानमंडल तय करेगा कि इन मामलों का निपटारा कैसे होगा, उसके लिए स्पेशल ट्राइब्यूनल्स बनाएगा या अदालतें निर्दिष्ट करेगा। कुछ राज्यों ने क्या किया कि पंचायती राज के चुनावों के लिए अलग ट्राइब्यूनल्स बना दिया, जैसे केरल में है। और कुछ राज्यों ने क्या किया, अपनी अदालतों का नाम निर्दिष्ट कर दिया कि ऐसा केस कौन सी अदालत में जाएगा। तो ये राज्य का विधानमंडल तय करता है, संविधान में इसमें कुछ नहीं लिखा है। संविधान ने केवल शक्ति राज्य विधानमंडल को दे रखी है, ठीक है। सेकंड एआरसी का सुझाव ये है कि हमारे संविधान में जो आर्टिकल 323 है ट्राइब्यूनल्स का, उसमें सिस्टम है, तो 323B के तहत, सुझाव ये लिख लीजिए, अनुच्छेद 323B के तहत विशेष चुनाव प्राधिकरणों की स्थापना की जाए, इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स की स्थापना की जाए, जो 6 महीनों के भीतर ऐसी याचिकाओं पर अंतिम फैसला दें। अनुच्छेद 323B के तहत चुनाव, इसको क्या अधिकरण बोलते हैं ट्राइब्यूनल हिंदी में? अधिकरण। चुनाव अधिकरणों की स्थापना, इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स की स्थापना की जाए। प्राधिकरण नहीं होता, अथॉरिटी हो जाएगा। चुनाव, हाँ, या न्यायाधिकरण भी बोल देते हैं, अधिकरण या न्यायाधिकरण। चुनाव अधिकरणों की स्थापना, ब्रैकेट में लिख देना, इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स की स्थापना की जाए, जो 6 महीने के भीतर चुनाव संबंधी याचिकाओं का निपटारा कर सके। इससे क्या होगा कि इलेक्शन में जो करप्ट प्रैक्टिसेस हैं उन पर थोड़ी कंट्रोल लगेगा, वरना गलत तरीके से चुनाव जीत लेते हैं, उनको उम्मीद रहती है कि 5 साल तक कुछ हो नहीं पाएगा, ये कंट्रोल होगा। जी, विधानसभा में पेंशन कितनी मिलेगी, ये विधानसभा ने क्या तय किया उससे होगा। हर विधानसभा के रूल्स अलग है। लोकसभा में ये नियम है, वो लोकसभा बनाती है नियम। तो ऐसा कुछ राज्यों में है कि यदि वो एक दिन के लिए भी बनाए तो उसको पेंशन मिलती रहती है, ऐसा कई जगह पर प्रावधान है। नहीं, उसमें एक बार रूल्स देखने पड़ेंगे। मेरे ख्याल से उसमें लिखा होगा कि यदि निर्योग्य घोषित हो गया तो नहीं मिलेगी, मेरे ख्याल से ये होगा। असल में सबका अलग अलग है, हर राज्य विधानमंडल के अपने अलग लॉज है, रूल्स है, उसके तहत होता है। जी, लोकसभा अध्यक्ष हमेशा सरकार का ही होता है, पक्का है? पक्का नहीं है ना। और यदि प्रधानमंत्री है, लोकसभा में भी उसकी पार्टी बहुमत में है, राज्यसभा में पार्टी बहुमत में है, तो इस समय देश की राय वही राय है, तब क्या समस्या है? हाँ, आमतौर पे ये मानते हैं कि लोकसभा का नेता विपक्ष, राज्यसभा का उपसभापति, सामान्यतः ये दोनों विरोध में हो सकते हैं। और यदि लोकसभा में स्थिति बहुत ही गड़बड़ है तो लोकसभा का जो नेता है, स्पीकर है, वो भी विपक्ष में हो सकता है, या कम से कम उस तरह से पक्ष में ना हो, कोalition बेशक सेम हो, तो कम से कम दबाव रहता है, बातें बाहर जाती हैं, आरोप लगते हैं, वो लोग पक्ष रखते हैं कि इस व्यक्ति को मत चुनिए, इस पर ये केसेस आ चुके हैं, अब ये सब बातें पब्लिक मीडिया में आती हैं, इन सब का दबाव रहता है। आप क्या चाह रहे हैं? ऐसा सिस्टम जिसमें पीएम अल्पमत में हो? अगर वो अल्पमत में तो फिर पीएम क्यों है?
सीधी सी बात है कि ऐसे पद पर नियुक्ति में प्रधानमंत्री को थोड़ी सी वेटेज तो देनी पड़ेगी, पर वो वेटेज जितनी होगी 3 2 4 3 टाइप की हो, एक तरफा ना हो। हर जगह ये व्यवस्था बनाई जाती है, ठीक है। वरना पीएम कहेगा फिर मुझे पीएम क्यों बनाए, नेता विपक्ष बनाए थे मुझे। जब नेता विपक्ष में फायदे ज्यादा है तो वो पीएम क्यों बनना चाहेगा। तो बहुमत का सम्मान तो करना ही पड़ेगा ना, बस वो सम्मान एक तरफा ना हो, सापेक्ष सम्मान हो, थोड़ा सा सम्मान हो। एक कंसेप्ट आपने सुना, स्टेट फंडिंग ऑफ इलेक्शंस, तो बताइए इसको हिंदी में क्या बोलते हैं। चुनावों का खर्चा राज्य द्वारा उठाए जाने की व्यवस्था, निर्वाचन व्यय राज्य उठाए न कि व्यक्ति उठाए, इसको बोलते हैं स्टेट फंडिंग ऑफ इलेक्शंस। मैंने आपसे कहा था कि लोकतंत्र अगर उसमें स्टेट फंडिंग नहीं है तो लोकतंत्र बन जाता है प्लूटोक्रेसी। एक शब्द नोट कर लीजिए, निबंध वगैरह में काम आ जाएगा। डेमोक्रेसी बन जाती है प्लूटोक्रेसी, PLUTOक्रेसी। प्लूटोक्रेसी को हिंदी में बोलते हैं धनिक तंत्र या धन तंत्र, अमीर तंत्र, कि केवल अमीर लोग इलेक्शन लड़ पाएंगे। आपको पता ही खर्चा कितना इलेक्शन लड़ने का है, इतना खतरा कौन उठा पाएगा, केवल अमीर लोग, गरीब कैसे उठाएंगे। यदि हम चाहते हैं कि इलेक्शंस के प्रोसेस में कुछ अच्छे लोग जीत कर आए, तो अच्छे लोगों में से अधिकांश हुए जिनके पास उतना पैसा नहीं है, तो उनको इलेक्शन लड़ने की सुविधा जब तक नहीं मिलेगी तब तक कैसे इलेक्शन लड़ेंगे, ठीक। तो इसको बोलते हैं स्टेट फंडिंग ऑफ इलेक्शंस। दुनिया भर के देशों में 3 मॉडल्स इस पर काम करते हैं। एक मॉडल है जिसको बोलते हैं मिनिमम सपोर्ट। कुछ देशों में क्या होता है कि थोड़ी सी सपोर्ट करता है राज्य, बाकी करना पड़ता है कैंडिडेट को खुद। कहीं कहीं होती है मैक्सिमम सपोर्ट और कहीं कहीं होता है मिडल पाथ, कि ना बहुत ज्यादा ना बहुत कम, थोड़ी सपोर्ट कर दी, थोड़ी सपोर्ट नहीं की। तो जो मिनिमम सपोर्ट वाला सिस्टम है उसमें अगर आपको 2-3 देश ध्यान रखने हैं तो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड ध्यान कर लीजिए, और चाहे तो कनाडा भी ध्यान कर लीजिए। कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और कनाडा, 3 देश। इनमें क्या है कि उम्मीदवारों को बहुत थोड़ी सी सपोर्ट होती है राज्य की ओर से। जहां मिलती है मैक्सिमम सपोर्ट उसमें स्वीडन और जर्मनी का नाम सबसे आगे आता है। इलेक्शन लड़ने वालों को अच्छा खासा सपोर्ट सिस्टम राज्य की ओर से मिलता है। और जहां मिलती है बीच की सपोर्ट, ना बहुत ज्यादा ना बहुत कम, उसमें आप फ्रांस और साउथ कोरिया। नॉर्थ कोरिया में तो सब कुछ मिल जाता है, सीधे मोक्ष मिलता है वहां तो फ्रांस और साउथ कोरिया इन देशों में बीच की स्थिति है। जहां तक भारत की बात है, इस पर एक समिति बनी थी, उस समिति का नाम था इंद्रजीत गुप्ता समिति। क्या आपने इनका नाम सुना कभी? इंद्रजीत गुप्ता CPI के बड़े वरिष्ठ सदस्य हुआ करते थे, और इंद्रजीत गुप्ता के अध्यक्षता में एक समिति बनी जिस समिति ने 1998 में अपनी रिकमेंडेशन दी। ये 1998 समझ रहे हैं, 1989 से जब कोलिशन पॉलिटिक्स शुरू हुई तब ये दिक्कत आनी शुरू हुई थी कि इलेक्शन बार बार हो रहे थे, तो कैसे मैनेज करें। इस कमेटी में सारी पार्टीज के लोग थे और सबने मिलकर राय दी कि फुल स्टेट फंडिंग ऑफ इलेक्शंस होनी चाहिए, यानी इलेक्शन का सारा खर्चा सरकार को उठाना चाहिए। बड़ा अच्छा सुझाव था। सरकार का खर्चा थोड़ा सा इससे बढ़ता, लेकिन ये जरूर है कि उससे पॉलिसीज के लेवल पर चीजें ठीक हो जाती। सब दल तो सहमत थे इसमें ऑलमोस्ट, फिर पता नहीं क्यों लागू नहीं हुआ। ये सुन के कई लोग मन में था, अरे मजा आ गया, तो मैं भी लड़ूंगा इलेक्शन, पूरा पैसा राज्य देगा, पैसा लेके भाग जाऊंगा, नहीं लड़ूंगा, हार जाऊंगा। ऐसा नहीं होता इसमें। जो मान्यता प्राप्त दल हैं उनके उम्मीदवारों को हेल्प मिलती है, नंबर 1, और जो निर्दलीय हैं उनको हेल्प मिलती है इस कंडीशन पे कि वो कम से कम इतने वोट लेके आएंगे, वो बाद में रीइंबर्स करते हैं उनको। तीसरी बात, जो फंडिंग है कैश में नहीं होती है, इन काइंड होती है। जैसे झंडे चाहिए, कितने चाहिए, झंडे सरकार बनवा के देगी, लो झंडे। पर्चे चाहिए, पर्चे छाप के देगी, लो पर्चे, लो बांटो जगह जगह। कुछ गाड़ियां मिल जाएंगी, सीमित मात्रा में डीजल मिल जाएगा, जितना अलाउड है उसे घुमाओ गाड़ियों को। ये सब होता है। और यदि कोई व्यक्ति निर्दलीय लड़ा और उतने वोट ले आया तो उसको उतने पैसे मिल जाते हैं, नहीं लाया तो उसको पैसे नहीं मिलते हैं, फिर वो ठंडन गोपाल हो जाता है। इसको बोलते हैं फुल स्टेट फंडिंग, यानी चुनाव के लिए जितना खर्चा सरकार ने अधिकृत किया है उतना खर्चा इन काइंड या इन कैश उस व्यक्ति को दे दिया जाए, ये व्यवस्था है। तो रिकमेंडेशन क्या है? रिकमेंडेशन यही लिख लीजिए कि चुनावों का खर्चा राज्य द्वारा उठाया जाना चाहिए ताकि करप्शन कम हो जाए। चलिए, इतने सुझाव काफी है, बस एक आखिरी और लिख लीजिए, और वो ये है, आपको पता है कि संविधान में एक आर्टिकल है 105, उसमें क्या है बताओ? उसमें है सांसदों के विशेषाधिकार, ठीक है। तो विधायकों के विशेषाधिकार कहाँ होने चाहिए? इसमें 89 जोड़ दीजिए, कितना बनेगा? 194 बन जाएगा। तो मैं अपने अनुमान से कह रहा हूँ कि यही आर्टिकल होगा जरूर, वो 89 प्लस करके आता है। चेक करो जल्दी से 194 में क्या है, यही है ना। तो 105 में लिखा है सांसदों के विशेषाधिकार क्या है। इतना खेल खेला है देश की संसद ने हमारे साथ, आप पढ़ेंगे ना दंग रह जाएंगे कि ऐसा खेल को कैसे खेल सकता है। देखिए क्या खेल खेला। संविधान में लिखा था कि ये विशेषाधिकार होंगे, और साथ में लिखा था शेष विशेषाधिकार वही होंगे जो हाउस ऑफ कॉमन्स के मेंबर्स को दिए जाते हैं। हाउस ऑफ कॉमन्स कौन सा देश में? इंग्लैंड में है, क्योंकि वहीं से हमारी सरकार आई थी पहली बार, मतलब सारा सिस्टम वहीं से आया था, तो हमने उसको अपना लिया। रोचक बात देखिए, हमारी सरकार ने क्या खेल खेला हमारे साथ। तो आर्टिकल 105 कहता था पहले मूल संविधान में कि सांसदों को निम्नलिखित विशेषाधिकार दिए जाएंगे, इसके अलावा वो विशेषाधिकार दिए जाएंगे जो हाउस ऑफ कॉमन्स के मेंबर्स को उस दिन मिलते थे जिस दिन संविधान लागू हुआ था। ये लिखा था। जब मोरारजी एंड कंपनी आई, 44वां संशोधन किया, उनको लगा कि उसमें उस पार्टी में पता ना कौन कौन थे, 4 पार्टियां मेंबर जो थे उनमें से एक वो भी थी जो आज बीजेपी है। आडवाणी उस समय मंत्री थे, वाजपेयी उस समय मंत्री थे, विदेश मंत्री वाजपेयी हो गए थे। तो आडवाणी जी वाजपेयी जी का मन था कि इसमें अंग्रेजों का नाम हमारे संविधान में आ रहा है,
ये देश के मुंह पे तमाचा है, भारत में नाराज है इस बात से। और अंत में हुआ कि संविधान के संशोधन में इंग्लैंड की संसद का जिक्र हटना चाहिए, क्योंकि हम संप्रभु देश है, इंग्लैंड की संसद का जिक्र नहीं आना चाहिए। सबने कहा वाह 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 क्या बात है। तो लैंग्वेज चेंज कर दी गई। क्या लैंग्वेज लिखी है, अब ध्यान से पढ़ना, बिस्तर को पकड़ के पढ़ना, गिर सकते हो नीचे उसके बाद। ठीक, उसमें लिखा है कि भारतीय सांसदों के शेष विशेषाधिकार वही होंगे जो 44वां संशोधन लागू होने के दिन थे। नहीं समझे? ए बराबर बी बराबर सी, ए बराबर सी। क्या लैंग्वेज लिखी है। पहले था वो होंगे जो हाउस ऑफ कॉमन्स के थे उस दिन, अब क्या लिखा है, वो होंगे जो 44वां संशोधन लागू होने के दिन थे। इंग्लैंड का संविधान सीधे नहीं पढ़ना है, सेकंड राउंड में पढ़ना है। उसका नाम नहीं आना चाहिए, कंटेंट वही है, कोई बात नहीं, नाम नहीं आना चाहिए, नाम बड़ी चीज है। तो अब इस पर एक सुझाव है, संशोधन करने की बात है। 1993 में खेल हो गया था। 1993 में हमारे देश में एक प्रधानमंत्री थे जिनका नाम था PVNR। फुल फॉर्म बताओ। PVR नहीं है, पीवी की फुल फॉर्म तो बताओ। पीवी, अच्छा PVR की क्या फुल फॉर्म होती है? जिसको पता है हाथ खड़ा करके, वो देखते हैं कितने लोग जिज्ञासा रखते हैं इसमें। चलिए, तो PV नरसिम्हा राव बने भारत के प्रधानमंत्री। इसके फुल फॉर्म है प्रिया विलेज रोड शो। विलेज रोड शो एक बहुत बड़ी ऑस्ट्रेलियन कंपनी है जो सिनेमा हॉल के बिजनेस में है। प्रिया दिल्ली के वसंत कुंज में बहुत प्रसिद्ध सिनेमा हॉल था, जो दिल्ली का सबसे एलीट क्लास का सिनेमा हॉल था। इन दोनों का जॉइंट वेंचर है PVR, प्रिया विलेज रोड शो। जिनकी फिल्मों में रुचि है, इंटरव्यू में से सवाल पूछ लेते हैं। फिल्म देखते हो, बताओ PVR क्या होता है? वहां पर ये सब नहीं चलता है, क्या होता है? इतना ही शौक है तो थोड़ा पढ़ो ठीक से, पता तो रहना चाहिए कि क्या है। खैर, अब इंटरव्यू का मौसम आ गया ना, बच्चों को वैसे परेशान करूंगा इससे पूछ के। तो इस केस में क्या हुआ था, वही केस जो मैंने जिक्र किया था। इन्होंने अपनी सरकार बचाने के लिए JMM के सांसदों को रिश्वत दी। JMM समझ रहे हैं? झारखंड मुक्ति मोर्चा। उन लोगों ने जमकर रिश्वत ली। उसके बाद वोट डाला, कुछ ने डाला सरकार के पक्ष में, कुछ ने नहीं डाला। केस बना, प्रमाण हो गया, सुप्रीम कोर्ट में मामला गया। इन लोगों ने कहा संसद से कि हमारे विशेषाधिकार का उल्लंघन है, संसद के खिलाफ केस चल रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट बोला चुप रहो, बहुत बदमाशी करते हो तुम लोग, शांति से केस सुन लो। और सुप्रीम कोर्ट ने सबसे हसीन फैसला दिया इसमें। क्या कहा? जिन लोगों ने रिश्वत लेकर वोट डाला है उनका हम कुछ नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि उनकी रिश्वत का संबंध किसी ऐसे कृत्य से है जो संसद के भीतर हुआ, और संसद के भीतर के कृत्य पर हमारी जुरिसडिक्शन नहीं है। लेकिन जिन्होंने रिश्वत ली और वोट नहीं डाला, इसका मतलब उनकी रिश्वत का संबंध उस कृत्य से नहीं है जो संसद के अंदर किया, और संसद के अंदर के कृत्य को छोड़कर बाकी कृत्यों पर एक्शन हम ले सकते हैं, इसलिए उनको सजा होगी। इसके बाद जज ने फैसला बोला, सब लोग वहीं हंस के गिर गए नीचे अदालत में, अखबार में सब हंस के गिर गए। और उसके बाद से नजीर बन गई है कि अगर कोई सांसद रिश्वत ले तो निभाए उसको ठीक से। अगर रिश्वत लेकर नहीं निभाया और बीच में ईमानदारी जागी तो फंसेगा। ईमानदारी को मत जगने देना। अगर रिश्वत ली है तो उसको निपटाना पूरा सांसद होने के बाद, और बीच में छोड़ा तो जेल जाओगे। एक बार मामला आया कि अभिव्यक्ति की स्वाधीनता 105 में भी लिखी है, 19 में भी लिखी है, नागरिक की 19 में है, सांसद की 105 में है, किसकी बड़ी है? सुप्रीम कोर्ट क्या फैसले करता है? उसने कहा संसद भवन के अंदर 105 चलता है, संसद भवन के बाहर 19 चलता है, और 19 में 8 रिस्ट्रिक्शंस हैं, 105 में उतनी रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। 19 की रिस्ट्रिक्शंस में से एक है मानहानि, 105 में से रिस्ट्रिक्शन है नहीं। तो यदि कोई सांसद संसद के अंदर खड़ा हो और आप संसद के बाहर खड़े हैं और वो अंदर से गाली दे तो केस नहीं चलेगा उस पर। आपने बाहर से दी तो केस चलेगा, आपने अंदर जाके तो भी चलेगा, क्योंकि सांसद नहीं है। तो अगर कोई सांसद संसद के अंदर दीवार के इधर खड़ा होकर यहाँ से गाली दे रहा है और आप यहाँ खड़े होकर बात कर रहे हो, गाली दिए जा रहा है, आप खाए जा रहे, कुछ नहीं करना है, उसको किसी से पुचकारा जाके बाहर निकालना है। एक बार लक्ष्मण रेखा लांघ ही उसने, और लांघते ही 105 खत्म, 19 लागू, और फिर ले जाना जेल। क्रिमिनल डिफेमेशन, क्रिमिनल केस में कोई विशेषाधिकार काम नहीं आता है। कहना कि संसद की दीवार के बाहर गाली दी इसने, संसद दीवार के अंदर अलाउड है, बाहर अलाउड नहीं है। ये विशेषाधिकार जो है, इसके खिलाफ सेकंड ARC का सुझाव ये है रिश्वत के मामले में कि करप्शन से जुड़े मामलों में विशेषाधिकार नहीं मिलेंगे, ये लिख दिया जाना चाहिए। तो जो उन्मुक्तियां हैं सांसदों की, इम्यूनिटीज हैं, वो उन्मुक्तियां करप्शन के मामलों में लागू नहीं होंगी, ये इसमें लिख दिए जाने की जरूरत है। क्या आप यहां तक की बात समझ गए हैं? 8(4) में क्या था? उसमें सिर्फ इतना था कि यदि कोई दोष सिद्ध हो गया है किसी भी कोर्ट से, तो अब जब तक कोई बड़ी अदालत उसको माफ नहीं करेगी तब तक उसको निर्योग्य ही माना जाएगा। पहले यह था कि जब तक लास्ट अदालत दोषी ना साबित कर दे तब तक स्टे मिलता रहेगा उसको। ये अंतर है। नोट्स निकालिए आप लोगों ने? कितने लोग नहीं लेके आए नोट्स? असली राजा लोग यही है। नोट्स कौन लेके आता है? जनता लाती है नोट्स, हम तो मालिक लोग हैं, कलेक्टर लोग हैं। कलेक्टर नोट्स उठाता है कभी? देखो इसमें पेज नंबर 35 निकाल लीजिए, और बल्कि एक काम कीजिए, 2 पेज और पीछे, पेज नंबर 32 निकालिए पहले, फिर 35 में आएंगे थोड़ी देर में। ये जो पिछली बार सारा लिखवाया था ना, इसमें आ गया है। जो नहीं लिखा हुआ था मैंने आज लिखवा दिया आपको। अब इसके बाद मैं आपसे उम्मीद करूंगा कि थोड़ा सा पढ़ के आएंगे, ठीक है? 2-3 बातें ठीक से समझनी है। 32 में एक टॉपिक है नीति संहिता एवं आचरण संहिता। मिल गया? मिल गया भाई? ठीक है। देखो जो इसमें चित्र है उसको मन से निकाल दीजिए, सीधा एक पेज बाद आ जाइए। एक है मंत्रियों के लिए नैतिक संहिता। मिल गया?
तो देखो, पॉलिटिकल करप्शन को रोकने के लीगल प्रोविजंस मैंने सारे आपको बता दिए। जो इथिकल प्रोविजंस होते हैं उसमें क्या होता है, कोड ऑफ एथिक्स होता है, कोड ऑफ कंडक्ट होता है। यह है मंत्रियों के लिए नैतिक संहिता, इसको एक बार ठीक से पढ़ लीजिएगा। इसके बाद लिखा है विधायिका के सदस्यों के लिए नैतिक संहिता। राज्यसभा लोकसभा में नैतिकता समिति है, एथिक्स कमेटी है, इसका जिक्र एक दो वाक्य में आपको करना चाहिए परीक्षा में। ये जो सारा ढांचा है यहाँ तक का, पेज नंबर 35 के बाईं और शुरुआती आधे हिस्से तक का, ये है पॉलिटिकल करप्शन को रोकने के लिए इथिकल फ्रेमवर्क क्या होना चाहिए। आज की क्लास में एक ही चुनौती है कि आप सारी चीजों का स्ट्रक्चर समझ लें। मैंने कहा कोई भी करप्शन रोकना हो तो चार बातें आएंगी, लीगल फ्रेमवर्क, इथिकल फ्रेमवर्क, मीडिया, सिविल सोसाइटी। सिविल सोसाइटी और मीडिया आपको पता क्या लिखना है। लीगल फ्रेमवर्क पॉलिटिकल करप्शन का सारा मैंने विस्तार में समझा दिया क्या होना चाहिए। इथिकल फ्रेमवर्क क्या होना चाहिए, इसमें मंत्रियों का, सांसदों, विधायकों का सबका लिखा है। लोकसभा राज्यसभा की नैतिकता समिति का जिक्र इसमें है। इन पॉइंट्स को 3-4 वाक्यों में रिड्यूस कर लीजिएगा जो एग्जाम में आप लिखना चाह रहे हैं। स्पष्ट हुई बात। इसमें समझने वाली कोई रॉकेट साइंस है नहीं, बहुत आसान सी बात है। इसके बाद हमें समझना है ब्यूरोक्रेसी के लिए, और ब्यूरोक्रेसी पे आने से पहले एक बात और समझ लीजिए। हमारे देश में अगर कभी भी कोई आपसे पूछे कोड ऑफ एथिक्स क्या होना चाहिए, चाहे वो पॉलिटिक्स के लिए पूछे चाहे ब्यूरोक्रेसी के लिए पूछे, पेज नंबर 37 निकालिए 1 मिनट के लिए, और उसमें बाईं तरफ नीचे देखिए एक हेडिंग है शासन में नैतिकता के अन्य आयाम। दिख गया? इसमें जो आखिरी वाक्य में वहां पर आ रहा हूं, या शुरू से देखिए, कानूनों और नियमों की व्यवस्था चाहे जितनी भी विस्तृत क्यों ना हो, वह सभी स्थितियों का समाधान नहीं हो सकती। और उसके बाद 2 लाइन बाद है, सार्वजनिक पद पर आसीन व्यक्तियों के लिए नैतिक मानदंडों को निम्नलिखित 7 सिद्धांतों के आधार पर व्यक्त किया गया है, जो ब्रिटेन की नोलेन समिति की सिफारिशों पर आधारित है। ब्रिटेन की कमेटी थी, नोलान या नोलेन समिति बोलते हैं। नोलेन कमेटी की रिकमेंडेशन थी ब्रिटिश पार्लियामेंट के मेंबर्स के लिए। और दुनिया भर में जनरल परसेप्शन है कि यही 7 मूल्य, कोड ऑफ एथिक्स में क्या होगा, नियम होंगे, मूल्य होंगे, मूल्य, है ना। यही 7 मूल्य किसी भी देश के पॉलिटिकल क्लास के लिए होने चाहिए। तो जब भी आपसे पूछें कि भारत में राजनीतिक व्यक्तियों के लिए नैतिक संहिता क्या होनी चाहिए, नीति संहिता क्या होनी चाहिए, आप थोड़ा जिक्र करें कि राज्यसभा की नैतिकता समिति है, लोकसभा की नैतिकता समिति है, फलाना है, ठिकाना है, वो बताइए। और फिर कहिए सामान्यतः माना जाता है, और ये जो नोलान समिति है इसका जिक्र किसने किया, सेकंड एआरसी ने किया है, साथ में लिख लीजिए, सेकंड एआरसी ने ही इसका जिक्र किया है। तो सेकंड एआरसी ने खुद कहा कि हम पॉलिटिकल कल्चर में जिन वैल्यूज को प्रमोट करना चाहते हैं उसके लिए नोलान समिति की सिफारिशों को आधार मान सकते हैं। ये 7 मूल्य जो आप पहले से जानते हैं, कुछ नया नहीं है इसमें। सेल्फलेसनेस यानी कि निस्वार्थ निष्ठा या स्वार्थहीनता, स्वार्थ राहित्य कह लीजिए। दूसरा इंटीग्रिटी सत्यनिष्ठा हो गया, ऑब्जेक्टिविटी वस्तुनिष्ठा, अकाउंटेबिलिटी जवाबदेही, ओपननेस। ओपननेस का मतलब यहाँ इस सेंस में कि आप छिपाएंगे नहीं चीजों को, जो बातें क्लियर है साफ साफ कहेंगे, स्पष्टवादिता या निष्कपटता। ऑनेस्टी हो गया ईमानदारी, और लीडरशिप नेतृत्व। लीडरशिप का मतलब है कि अच्छे काम में आगे बढ़ के काम करेंगे, पीछे नहीं हटेंगे। इसका मतलब यहाँ पर ये है। जब भी कोड ऑफ एथिक्स पूछे, साइड में ये भी लिख लीजिए, कोड ऑफ एथिक्स। चाहे कोड ऑफ एथिक्स पूछें आपसे पॉलिटिकल क्लास के लिए चाहे सिविल सर्विसेज के लिए, कुछ याद रहे ना रहे, इन 7 मूल्यों को लिखना, नोलान समिति का नाम लिखना, और सेकंड एआरसी ने बताया है साथ में लिख के आ जाइएगा। उसके बाद परीक्षक बस खुद को बचा ले किसी तरह से, इतनी चिंता रहेगी उसके लिए। स्पष्ट हुई बात यहां तक। अब जो सिविल सेवक हैं, सिविल सेवकों के लिए हम ईमानदार व्यवस्था कैसे लागू करें, उसमें लीगल फ्रेमवर्क भी आएगा, इथिकल भी आएगा, मीडिया भी आएगा, सिविल सोसाइटी भी आएगी। आप ये फ्रेमवर्क समझ पा रहे हैं, या मेरी रिवीजन हो रही है बार बार, समझ पा रहे हैं। पूछेंगे सिविल सेवाओं को करप्शन फ्री बनाने के लिए क्या करें, तो सीधे खटाक से बोलना 4 चीजें करनी है, लीगल, इथिकल, मीडिया, सिविल सोसाइटी। उसमें जो लीगल है उससे बात करेंगे, उसमें जो इथिकल है वो पेज नंबर 35 पे ध्यान से देखिए क्या है। पहला है सिविल सेवकों के लिए नैतिक संहिता। एक मोटी सी बात यहां पर आपको जो समझनी है, 2 मिनट में समझ लें। एक है सेंट्रल सिविल सर्विसेज का कोड ऑफ कंडक्ट। सेंट्रल सिविल सर्विसेज का मतलब हुआ कि आईएएस, आईपीएस और भारतीय वन सेवा, जंगल सेवा, आईएफओएस, इनको छोड़ के ये 3 कौन सी सर्विसेज है, ऑल इंडिया सर्विसेज है। 1964 में सिविल सर्विस कंडक्ट रूल्स बने थे जो कि उनका कोड ऑफ कंडक्ट है, और यही लागू हो गया ऑल इंडिया सर्विसेज पर 1968 में, और स्टेट्स ने भी आमतौर पर वही लागू कर लिया। ठीक। कोड ऑफ एथिक्स किसने बनाया नहीं, ऑल इंडिया सर्विसेज में पहली बार कोड ऑफ एथिक्स हाल ही में 4-5 साल पहले इंप्लीमेंट हुआ है। तो हम ये एज्यूम कर लेते हैं कि जो कोड ऑफ एथिक्स ऑल इंडिया सर्विसेज का वही सेंट्रल पर लागू हो जाएगा, वही स्टेट सर्विस पर लागू हो जाएगा। तो ये जो लिखा है ध्यान से देखिए क्या लिखा है। भारत सरकार ने सिविल सेवकों के लिए कोई निश्चित नैतिक संहिता नहीं बनाई है, किंतु कुछ नैतिक मूल्यों पर हर आचरण संहिता में बल दिया गया है जिन्हें नैतिक संहिता माना जा सकता है। हम एज्यूम कर लेंगे कि ये मूल्य होने चाहिए, वो लिस्ट पूरी की पूरी आपके पास है, और ये लिस्ट ना भी याद रहे ना तो टॉपिक नंबर 3 और 6 को मिला दीजिएगा। एम्पैथी, ऑब्जेक्टिविटी, ये टी, वो जो है ना, वो सब उसमें, ऑनेस्टी, इंटीग्रिटी, वो सब लिख के ये हो गई नैतिक संहिता। यही पॉइंट्स में लिखा हुआ है। फिर आगे क्या लिखा है, नेक्स्ट पैरा में देखिए। वर्ष 2014 में सरकार ने अखिल भारतीय सेवाओं के लिए आचरण संहिता 1968 में संशोधन किया है, जिसमें नैतिक संहिता को भी सम्मिलित कर लिया गया है। अब क्या है, उसी कोड ऑफ कंडक्ट में शुरुआत में कोड ऑफ एथिक्स भी शामिल कर दिया है। और कोड ऑफ एथिक्स में क्या है, ये सारे पॉइंट्स हैं, लगभग वही पॉइंट्स हैं जो टॉपिक नंबर 3 और 6 में आ चुके हैं। इसको पढ़ने के बाद अगर कोई आपसे पूछे सिविल सेवाओं के लिए कोड ऑफ एथिक्स क्या होना चाहिए, लिख पाएंगे आराम से। ठीक है। और जहां तक आचरण संहिता की बात है, कोड ऑफ कंडक्ट की बात है, सिविल सेवा आचरण संहिता ये 1964 में सेंट्रल सर्विस के लिए बनी थी। बहुत लंबी चौड़ी है, उसके करीब कितने 15-20 पॉइंट्स आपके सामने, 26 पॉइंट्स उसमें है। इन 26 में से कौन से ज्यादा महत्वपूर्ण, 5-6 पे निशान लगवा रहा हूँ, 10-12 पे, उनको विशेष रूप से देख लीजिएगा। और चाहे तो इनको क्लासीफाई भी कर सकते हैं, पर्सनल लाइफ वाले कौन से, ऑफिशियल वाले कौन से, चाहे तो क्लासीफाई कर लीजिएगा, वरना ऐसे भी कर सकते हैं। विशेष रूप से जो आपको करना है, नंबर 1
उसके बाद 5, 6, 7, 8 तेजी से निशान लगाइए। उसके बाद 11 से 16 तक सारे एक साथ। उसके बाद 18, 19 और फिर 23, 24, 25, 26 सारा हो गया। हाँ तो बाकी पे भी लगा लो, जो मैंने छुड़वा दिया उस पर भी लगा दो फिर, ठीक है। कितने छुड़वाए पता है आपको? 9 छुड़वाए हैं 26 में से, क्या सारा करवा दिया। 1/3 छुड़वा दिए, इतने में डिफेक्शन ठीक माना जाता है 1/3 पे, क्या सारा करवा दिया। तो ठीक है, इन 15 पॉइंट्स को विशेष रूप से देख लेना है। अब मुझे बताओ कि सिविल सेवाओं के लिए क्या उचित नैतिक संहिता और आचरण संहिता होनी चाहिए, इसका उत्तर दे पाएंगे आप लोग? इसका इतिहास में तो थोड़ा सा बताऊंगा कैसे कैसे डेवलप हुआ।